Okay, Malik. Okay, Malik. So, coming back over the topic with respect to your the next session, एक पॉइंट बचता है अपना डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट। तो जो 176 सेक्शन है इसको अपन थोड़ी देर के बाद करते हैं, थोड़ी देर के बाद मतलब थोड़ा कंसेप्ट होने के बाद, मतलब दो स्ट्रेच होने के बाद अपन इसको करते हैं। लेकिन ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग कैटेगरी में रखा, क्योंकि सेक्शन सीक्वेंशियली रख लिया मैंने। तो इसको मैंने स्टार्टिंग में रखा 176। इसको मैं थोड़ी देर के बाद मतलब वो पावर्स लोन्स वो खत्म होने के बाद, रिलेटेड पार्टी के बाद, उसके बाद इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे मालिक। ओके, अभी सबसे पहले चालू करते हैं अपन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो जाएगा, अभी ये सेक्शन नंबर को ध्यान रख लो, 173, 174, 175 अपन खत्म कर लिया। 176 को अपन बाद में करने वाले हैं। 177, 178 एकदम लास्ट वाला पोर्शन है, ऑडिट कमेटी और एनआरसी वाला। तो 177, 178 अपन अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। अब जा रहे अपन 179, 180, 181, 182, 183। क्या जा रहे हैं अपने सेक्शन नंबर क्या है अभी? 179, 180, 181, 182, 183। 181, 182, 183 इज अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। एक है चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एक है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, एक है नेशनल डिफेंस फंड। तो आप 180, 180, 181, 182, 183 ये ध्यान रख लीजिए कंट्रीब्यूशन का। 179, 180, 179 पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड 180 रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 179 is powers of board of director and 180 is restrictions on powers of board of director। तो अपन अभी पहले 179 को अपडेट करते हैं, 179 होने के बाद फिर अपन 180 पे जाते हैं मालिक। तो ये दोनों सेक्शन अपने को करना है। तो अगर आप ध्यान रख लेना, ये यहां पर जो पॉइंट हो रहा है अपना स्क्रीन पे ध्यान दे दो, जनरल पावर जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज समथिंग 179 बोर्ड मीटिंग पावर्स, और उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस 180, कंट्रीब्यूशन 181, 182, 183। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मालिक, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा? एनीथिंग और वॉट एवर कंपनी कैन डू, बोर्ड कैन डू। मैं क्या बोल रहा हूं स्टेटमेंट? वॉट एवर बोर्ड और कंपनी कैन डू, ओके, हु कैन डू? बोर्ड कैन डू। ओके, जो कंपनी कर सकती है वो बोर्ड कर सकती है। ये समझ में आया मालिक? कंपनी जो कर सकती है वो कौन कर सकता है? बोर्ड कर सकता है। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो बोर्ड नहीं करना चाहिए वो कौन सी चीजें हैं। जो मेंबर्स के पावर है वो बोर्ड ने यूज नहीं करने चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन शेयर होल्डर एंड बोर्ड। वंस बोर्ड अपॉइंटेड, बोर्ड एक बार अपॉइंट हो चुका है, उसके बाद शेयर होल्डर उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। ये दिमाग में क्लियर बिठा दिए। अरे शेयर होल्डर ने उसी लिए तो अपॉइंट किया बोर्ड को। अब बोर्ड को बार बार इंटरफेयर करेगा तो कहीं ना कहीं बोर्ड भी परेशान हो जाएगा और बोर्ड बोलेगा मां कसम अपॉइंट किया है तो मेरे को काम करने दे। इसीलिए सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्लियर करते हैं कि बोर्ड तेरे पास जो पावर दिए गए हैं, जो जो कंपनी कर सकती है, वॉट एवर कंपनी इज ऑथराइज टू डू यू कैन डू। यानी जिस जिस सेक्शन में हमने लिखा होगा कंपनी ये कर सकती है, कंपनी वो कर सकती है, कंपनी ऐसा कर सकती है, फलाना कर सकती है, ढिंका कर सकती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या नहीं कर सकते हैं ये समझा रहा है। यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, व्हाट आर द पावर्स ऑफ बोर्ड इज नॉट क्वांटिफाइबल। कान खोले, मैं क्या बोल रहा हूं? पावर्स ऑफ बोर्ड इज नॉट क्वांटिफाइबल। वापस बोल रहा हूं, पावर्स ऑफ बोर्ड इज नॉट क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या बोला हुआ है, जो कंपनी कर सकती है वो बोर्ड कर सकती है। तो क्वांटिफाई किधर है? तो सर क्या बताया है, बोर्ड क्या नहीं कर सकती वो डिस्कस किया हुआ है। तो पहला पॉइंट आप ये याद रख लेना, बोर्ड क्या नहीं कर सकती। शेयर होल्डर के पावर बोर्ड यूज नहीं कर सकती। अब अपना क्वेश्चन होगा, सर अपने को कैसे मालूम पड़ेगा शेयर होल्डर की पावर क्या है? देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है। जो जो बोला गया है कि जनरल मीटिंग में ये डिस्कशन करना है, जहां जहां बोला गया जनरल मीटिंग में डिस्कशन करना है, वो बोर्ड नहीं डिसीजन ले सकती। उसका डिसीजन कौन लेगा? उसका डिसीजन कौन लेगा? मेंबर, शेयर होल्डर। तो पहला पॉइंट मैं वापस बोल रहा हूं, स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूं, पावर ऑफ बोर्ड क्या है? वॉट एवर कंपनी कैन डू, बोर्ड कैन डू। ओके, तो क्वांटिफाइबल नहीं है। क्वांटिफाइबल मतलब अपन मेजर नहीं कर सकते, ये कर सकती है। अपन क्या कर सकते हैं? उसका रिवर्स, ये काम बोर्ड ने नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन है कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, जो शेयर होल्डर का काम है वो बोर्ड नहीं कर सकती। अभी अपना क्वेश्चन है, अपने को कैसे मालूम पड़ेगा शेयर होल्डर का काम क्या है? तो जिधर जिधर सेक्शन ने बोला होगा ये मैटर शुड बी डिस्कस इन जनरल मीटिंग, ये पॉइंट शुड बी टेकन केयर इन जनरल मीटिंग, ये पॉइंट शुड बी डन इन जनरल मीटिंग, वो बोर्ड नहीं कर सकती। यानी एग्जांपल, एकदम सेक्शन 160 का अपॉइंटमेंट कौन नहीं कर सकता? सेक्शन 160 का अपॉइंटमेंट कौन नहीं कर सकता? बोर्ड। खत्म हो गई स्टोरी। तो ये पावर किसका है? शेयर होल्डर का। इट इज नॉट ए पावर ऑफ बोर्ड। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जो शेयर होल्डर का काम है वो बोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ गया। तो जो शेयर होल्डर का काम है वो शेयर होल्डर करेगा, जो बोर्ड का काम है वो बोर्ड करेगा। लेकिन बोर्ड का काम क्या है? ये क्वांटिफाइबल नहीं है।
ठीक है, एक चीज दिमाग में बैठ गई। अब दूसरी चीज, अगर आर्टिकल ने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हैं या मेमोरेंडम ने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले होंगे, ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल्स ने या मेमोरेंडम ने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले हैं, उसी दायरे में आपको काम करना होगा। यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर मे बी सर्टेन रेगुलेशन, देयर मे बी सर्टेन कंडीशन व्हिच हैव बीन पुट बाय और इंसर्टेड बाय आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, देन यू नीड टू गो अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, एक तो क्या हुआ, एक तो अपन ने बोला शेयर होल्डर ने जो करना चाहिए वो तू नहीं करेगा, ये तो मुझे समझ गया। सर कैसे समझा? एजीएम में ये मैटर डिस्कस होना चाहिए, तू नहीं करना। जनरल मीटिंग में मैटर डिस्कस होना चाहिए, तू नहीं करना। जिसका एग्जांपल मैंने दे दिया सेक्शन 160। ओके, तू नहीं कर सकता। अब दूसरा क्वेश्चन है, एमओए और एओ में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले होंगे तुझे वो फॉलो करने पड़ेंगे, तुझे वो फॉलो करने पड़ेंगे। सर एग्जांपल ऐसा है कि कहीं पर भी, ओके, आर्टिकल में हमने लिखा होगा कि अगर कहीं पर भी अगर बोर्ड को डिस्काउंट देना होगा, मेरे को बताओ आर्टिकल्स कौन ड्राफ्ट करेगा? आर्टिकल्स कौन ड्राफ्ट करेगा? मेंबर्स। आर्टिकल्स तो मेंबर ही ड्राफ्ट किए होंगे ना। एमओए और एओए किसने ड्राफ्ट किया? मेंबर। तो मेंबर चाहते हैं कि आर्टिकल में हम ऐसा लिखेंगे, कभी भी बोर्ड डिस्काउंट नहीं देगा, और अगर डिस्काउंट देगा तो जनरल मीटिंग में पूछ के देगा। एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है जनरल मीटिंग का। एक्ट में कहीं, समझने की कोशिश करो, एक्ट में कहीं पर भी जनरल मीटिंग का लिखा है क्या डिस्काउंट के लिए? नहीं। लेकिन आर्टिकल में लिखा है कि अगर अगर बोर्ड को कुछ डिस्काउंट डिसाइड करना है या बहुत बड़ा अमाउंट डिस्काउंट देना है, लिमिट दी है और वो करना है, तो फिर जाके सबसे पहले क्या होगा, मेंबर का परमिशन होगा और उसके बाद डिस्काउंट दिया जाएगा। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल। तो क्या मुझे आर्टिकल फॉलो करना पड़ेगा? यस। तो फिर मुझे अगर डिस्काउंट देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परमिशन। लेकिन आप प्रैक्टिकली समझना, अगर ऐसे बार बार आर्टिकल में लिखेंगे तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो बहुत सारे जन डिबेट करेंगे, आई डोंट वांट टू बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी, क्योंकि हर चीज तो पूछनी पड़ रही है, तो आपको थोड़ी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। लेकिन सेक्शन का कहना है कि भाई अगर आर्टिकल्स में आपने कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले होंगे या मेमोरेंडम में रेस्ट्रिक्शन डाले हुए, बोर्ड को वो फॉलो करना पड़ेगा। आई डू थिंक सबको समझ में आ रहा मालिक? तो मेरे को बताओ बोर्ड क्या क्या नहीं कर सकती, मेरे को आंसर चाहिए, क्वांटिफाइबल चीजें चाहिए। देखो बोर्ड क्या कर सकती है, क्वांटिफाइबल नहीं है, तो बोर्ड क्या नहीं कर सकती, वो क्वांटिफाइबल है। बताओ क्या नहीं कर सकती? मेंबर का पावर यूज नहीं कर सकती। यानी एग्जांपल जो जो जनरल मीटिंग एक्ट ने बोला होगा जनरल मीटिंग में डिस्कस करना है, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो किसके पावर है? मेंबर। दूसरा, किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? एओए और एमओए, यानी उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से फ्रीज करें इसको। और तीसरा, ऐसा हो सकता है एक्ट में कुछ रेगुलेशन डाला होगा, एक्ट में कुछ रेगुलेशन डाला होगा, अगर वो रेगुलेशन डाला होगा तो वो रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। एग्जांपल मेरे को बताओ, एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? एडिशनल डायरेक्टर, बोर्ड। ओके ठीक है, लेकिन पावर किधर से मिलता है? आर्टिकल। तो आर्टिकल में होना जरूरी है, तो बोर्ड को पावर होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये बात करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं 161(4) याद आ रहा है? 161(4) किस में है? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। यानी क्या पावर ऑफ बोर्ड में कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट करने का है? लेकिन वो किस में होगा? बोर्ड मीटिंग या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन? बोर्ड मीटिंग। यानी एक्ट में कहीं पर रेगुलेशन है कि आपके पावर है, लेकिन पावर यूज करने के तरीके डिफाइन किए हैं। समझ रहे हो? यानी आपको पावर दिए गए, पावर किसके पास है? बोर्ड के पास है, लेकिन वो यूज करने का कुछ रेगुलेशन किया हुआ है, वो रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीन चीजें मैंने समझाई। पहला, तू शेयर होल्डर का काम यूज नहीं करेगा। सेकंड, जो एओए एमओए है वो तू यूज नहीं करेगा, मतलब उसके हिसाब से चलेगा। और तीसरा, अगर कोई रेगुलेशन है जो इनहेरेंट लिमिटेशन, जैसा बोलते हैं अपन, इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ नहीं कर सकते। कैजुअल वैकेंसी अपॉइंटमेंट डन बाय बोर्ड, लेकिन इट शुड बी डन इन ओनली बोर्ड मीटिंग। दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एक्ट। एक्ट ने लिमिटेशन डाला हुआ है, तो ये तेरे को पावर बोर्ड के पास ही है, लेकिन बोर्ड घर पे बैठ के नहीं यूज कर सकता। बोर्ड को किधर करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग में। मेरे ख्याल से फ्रीज करे, पक्का यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, 8,600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, कान खुले, क्या बोला मैंने? 8,600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, 8,600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड एंटर कर रही है। बोर्ड एंटर कर रही है किसी एक कंपनी के साथ में, क्या उनको मेंबर से पूछना पड़ेगा या इट इज द पावर ऑफ बोर्ड? 8,600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये बोर्ड खुद कर सकता है या मेंबर से पूछना पड़ेगा? एज्यूम कर सकता है, सेक्शन में कुछ नहीं है, ये सेक्शन में तो है ही नहीं ऐसा कि सेक्शन में ऐसा होगा कॉन्ट्रैक्ट पूछना पड़ेगा, तो मां कसम पागल हो जाएंगे ये लोग, बोर्ड पागल हो जाएगी। तो सेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए बोर्ड में पूछने की जरूरत नहीं है, रिलेटेड पार्टी का रहेगा। रिलेटेड पार्टी का डिस्कशन मैं कर ही नहीं रहा हूं, रिलेटेड पार्टी का डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूं मैं तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या बोर्ड को पूछने की जरूरत है? नहीं। अगर आर्टिकल में लिखा होगा कि भाई एग्जाम्पल 5,000 के ऊपर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रूव कराओ, तो मेरे को पता करने की जरूरत होगी? यस, ये पॉइंट आप समझिए। तो एक्ट में तो कोई पर नहीं लिखा है, ओके, एओए एमओए भी साइलेंट है, ओके, और रेगुलेशन भी नहीं है, तो कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट बी एंटर बाय बोर्ड? डोंट थिंक अबाउट मनी कि सर 8,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खाली बोर्ड ही कर दी है। अबे उस पे मत देख, पावर की बात है, क्वांटिफाइबल नहीं है।
जो रेस्ट्रिक्शन है उस पर ध्यान दे। तो मेरा पहला पॉइंट है, इसको रटने में खत्म करो। पहला पॉइंट पावर्स ऑफ बोर्ड में, पावर्स ऑफ बोर्ड की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट मेरे को ये बताओ, पावर्स ऑफ बोर्ड में क्वांटिफाइबल या नॉन क्वांटिफाइबल? क्वांटिफाइबल या नॉट क्वांटिफाइबल? नॉट क्वांटिफाइबल, याद रखना नॉट क्वांटिफाइबल। तो फिर क्या क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्या क्वांटिफाई कर सकते हैं? ओके, याद रखना शेयर होल्डर के पावर शुड नॉट बी यूज्ड। मेरे ख्याल से समझ में आया, शुड नॉट बी यूज्ड। ओके, और किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? एओए एमओए। और किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? रेगुलेशन ऑफ एक्ट, रेगुलेशन ऑफ और प्रोविजन ऑफ एक्ट। समझ में आया? एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्ट का एग्जांपल क्या दोगे मेरे को? 161(4) बोर्ड मीटिंग में ही करना है। मेरे ख्याल से झेप रहा है अभी पॉइंट, क्या मैं समझाने जा रहा हूं। अब एक छोटा सा एग्जांपल। ओके, आग लगी। ओके, अब इन्वेंट्री में आग लग गई, इन्वेंट्री में आग लगी, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि 15% डिस्काउंट दे देंगे। 15% डिस्काउंट शुड बी ऑफर ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर इन फैक्ट्री। ओके, ड्यू टू फायर इन फैक्ट्री। मेरे को बताओ 15% डिस्काउंट मतलब किसका नुकसान? शेयर होल्डर का। किसका नुकसान है बेटा? शेयर होल्डर। अब मेरे को बताओ क्या बोर्ड को पूछने की जरूरत है शेयर होल्डर को? पूछने की जरूरत है? नहीं। एक्ट में किधर लिखा है? क्या एक्ट में लिखा है कि डिस्काउंट के लिए जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी? नहीं। ओके, अब मेरे को बताओ एओए एमओए साइलेंट है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। कैन बोर्ड गिव द डिस्काउंट? आंसर इज यस। ओके, तो इमेजिन करो 1/4/2020 को बोर्ड ने आग लग गई थी, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया। ओके, लेकिन 1/6/2020 को जनरल मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि अगर बीओडी को डिस्काउंट देना है तो जनरल मीटिंग में पूछना पड़ेगा। किस में लिखा? ये किस में लिखा गया? एओए। एक्ट में तो नहीं है ना रे, किस में लिखा जाएगा? एओए में। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 अप्रैल से 1 जून तक एज्यूम करते हैं 2000 यूनिट डिस्काउंटेड में बेचे गए। ओके, मेरे को बताओ क्या ये एक्ट वायलेटेड था या नॉट वायलेट था? पक्का? ये याद रखना, इसीलिए एक प्रोवाइजो क्लियर किया है। अगर कोई रेगुलेशन एओए में आता है, कोई रेगुलेशन एओए में आता है, कोई रेगुलेशन एओए में आता है एंड वो कोई भी प्रायर एक्ट को, क्या बोला मैंने? कोई भी प्रायर एक्ट को इनवैलिडेट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से समझा? प्रायर एक्ट इनवैलिडेट विल नॉट टेक प्लेस। आई डू थिंक डन। मेरे ख्याल से समझा ना? ये इसका एग्जांपल समझा क्या ये? ओके, लेकिन अगर ये पहले से लिखा होता कि अगर बोर्ड को डिस्काउंट देना है तो दे नीड टू टेक ए परमिशन ऑफ जनरल मीटिंग मेंबर्स का, तो मेरे को बताओ क्या ये एक्ट इनवैलिडेट होता? यस। तो इसकी जो नुकसान की भरपाई होती तो बोर्ड से ले सकते, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव डाल सकते हैं क्या? रेट्रोस्पेक्टिव नहीं डाल सकता ना, यही तो बताया, इसीलिए तो बोला है जनरल मीटिंग में अप्रूवल में क्या डाल सकते हैं ये लोग? ये नहीं बोल सकते 1 अप्रैल से मेरे से पूछना चाहिए था। ये लोग डाल सकते हैं कि 1 जून से अभी जो भी होगा डिसीजन वो मेरे से पूछे बिना नहीं होगा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं डाल सकते, इसलिए तो सेक्शन बोला है। तो फिर तो लग गया ही ना बोर्ड के कभी भी कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिव डाल देंगे, फिर बोर्ड काम कैसे करेगा? मेरे को बता, बोर्ड को काम करने के लिए स्ट्रीमलाइन चीजें चाहिए यार। तुम मुझे छोड़ो, खुला छोड़ो तो जाके मैं काम करूंगा। तुम्हारे लिए प्रॉफिट कहां से लाऊं? प्रॉफिट लाने के लिए तुम मेरे को रिलैक्स करो। मेरे को बता नहीं यार, तू इंटरफेयर करते रहेगा तो मैं कैसे काम करेगा? मेरे को बता, शेयर होल्डर का काम क्या है? तुमको क्या चाहिए? तुमने अपॉइंट किया ना मुझे, घर पे जाओ, जिधर जिधर तुम्हारी जरूरत होगी बुला लेंगे। अभी मेरे को काम करने दो, इंटरफेयर मत करो, तुम सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट रखो। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत भारी काम करते हैं। ये सिनारियो है, बट दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ये है 179 का जिक्र। ये 179 आपको एक ब्रीफ में समझाया गया है, एकदम अच्छे से समझा दिया है, और मेरे ख्याल से ये पूरा जो रेड में लिखा है पूरा समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन ये है 179(3) सबसेक्शन 3, 179 सबसेक्शन 3 बोलता है कि सर्टेन पावर्स है जो बोर्ड के है। मैं वापस बोल रहा हूं, पावर ऑफ बोर्ड क्वांटिफाइबल या नॉट क्वांटिफाइबल? नॉट क्वांटिफाइबल। लेकिन हमने कुछ क्वांटिफाई पावर्स किए हैं, वो पावर कैन बी यूज्ड ओनली इन बोर्ड मीटिंग। क्या बोल रहा हूं? 179 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? 179 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? ओके, स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन बोर्ड मीटिंग। यानी हम लोग सर्टेन मैटर्स बता रहे हैं, वो तुम्हें कहां पर डिस्कस करने होंगे? बोर्ड मीटिंग। यानी वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से डिस्कस नहीं हो सकता, यानी इनहेरेंट लिमिटेशन है। यानी ये मैटर डिस्कस करने होंगे तुम्हें क्या बुलानी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा। भेजे में गया मालिक? यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ये पावर हम जो बता रहे हैं ये सारे पावर किसके हैं? ये किसके है? पावर बोर्ड के। लेकिन ये यूज करने के लिए तुम्हें क्या बुलानी पड़ेगी? जैसे एग्जांपल बताइए मेरे को। एग्जांपल अपन डिस्कस कर चुके हैं 161(4), वेरी कॉमन। 161(4) में आपको अगर कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट करना है तो क्या बुलानी पड़ेगी?
बोर्ड मीटिंग वैसे वैसे हम लोग सर्टन मैटर्स बता रहे हैं जो आपको अगर करनी है तो बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से पक्का क्लियर है। तो पहले 3 पॉइंट याद रखो, सिक्योरिटीज के बारे में याद रखो। सिक्योरिटीज रटने के तरीके बता रहा हूं मैं। सिक्योरिटीज सबसे पहला, ओके, कॉल मनी मंगाना, मेक कॉल मनी, मेक कॉल मतलब ऑलरेडी अपन कॉल मंगाते ना, कॉल शेयर इशू किए होंगे तो अपन क्या करते हैं, कॉल मनी मंगाते ना। ओके, 5 रुपया पेड कर दिया, अभी नेक्स्ट 5 रुपया लाओ, तो कॉल मनी मंगाना है तो क्या किसमें और डिस्कस हो सकता है, बोर्ड मीटिंग में। सेकंड सिनारियो, बायबैक करना है, किसमें डिस्कस हो सकता है, बोर्ड मीटिंग में, आराम से, बिकॉज ये शांति से करना है, ये रटने का है। उसके बाद इसके अंदर बहुत 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 घुसा हुआ कॉन्सेप्ट है। ओके, पहला पॉइंट क्या क्या बोला मैंने, कॉल मनी, दूसरा बायबैक, और तीसरा इशू न्यू सिक्योरिटीज, इशू न्यू सिक्योरिटीज। मेरे ख्याल से समझ में आया। तो 3 चीजें मेरे को बताओ, तीनों सिक्योरिटी के हिसाब से याद रखो, सिक्योरिटी। क्या करना, कॉल मनी, बायबैक, इशू, कॉल मनी, बायबैक, इशू। रटा मालिक, एवरीबॉडी मेरे को नाम बताओ, कॉल मनी, बायबैक। वैसे क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं बेटा, पावर्स किसके पास है, ये बोर्ड के पास है, लेकिन कहां पर यूज कर सकते हैं वो, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में। मेरे ख्याल से सबको जेप रहा है, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में। आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर, हाँ, ओके। और उसके बाद क्या था, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तीसरा, इशू ऑफ क्या था, सिक्योरिटीज, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके, इसके बाद 3 पैसों की बात, बोरो मनी, लेंड मनी और इन्वेस्ट मनी। 3 चीजें, क्या क्या है, पैसा पैसा पैसा, क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 चीजें मेरे को बताइए वापस, क्या है, बोरो, लेंड और इन्वेस्ट। मेरे ख्याल से जेपा। ओके, वापस आइए, 6 पॉइंट बता दीजिए क्या क्या बोला मैंने। पहला, कॉल मनी, बायबैक, इशू, बहुत इजी है। उसके बाद दे सकते हैं, ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस के मॉडल से। किससे मॉडल से, बिजनेस। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट बीच में घुसेड़ दिया इन लोग ने, पर वो याद रख लेते हैं, ठीक है। एफएस, एफएस एक अलग से याद रखो। एफएस मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये अपने डिस्कस भी किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने के लिए फिजिकल कोरम चाहिए, याद आया क्या। और फिजिकल कोरम चाहिए तो मतलब क्या चाहिए रहेगा, बोर्ड मीटिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है। लेकिन अब 3 चीज याद रखना, बिजनेस को बढ़ाना। बिजनेस को बढ़ाने के 3 तरीके हैं। पहला, डाइवर्सिफाई करना, क्या करना, डाइवर्सिफाई करना। दूसरा, अमालगमेशन करना, और तीसरा, टेक ओवर करना। 3 चीजें क्या क्या है, डाइवर्सिफाई, अमालगमेशन और टेक ओवर। मेरे ख्याल से समझ में आया। अमालगमेशन में हम लोग किसी के साथ अमालगमेट होंगे, और टेक ओवर में हम लोग किसी और को खरीदेंगे। तो लास्ट और सेकंड लास्ट में डिफरेंस क्या है, लास्ट में हम किसी के साथ जाएंगे और लास्ट में कोई हमारे साथ आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट, डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या करना, अपने बिजनेस नए चैनल खोलना, अपने एक्सपांड करना, अलग अलग तरीके के बिजनेस में जाना। ओके, अमलगमेट करना, टेक ओवर करना। बस ये पॉइंट रटने की कोशिश करो, ये पहले रट लो, और ये रट गया फिर इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट में घुसता हूं। तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है 179.3 क्या बोला, 179.3 क्या बोला बेटा, 179.3 क्या बोला, 179.3 बोला कि आपके पास ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट जो डिस्कशन के जो 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट कहां पर डिस्कस किए जाएंगे, बोर्ड मीटिंग में। 10 पॉइंट कौन से, पहले 3 सिक्योरिटी, नेक्स्ट 3 पैसे, उसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद 3 बिजनेस। आराम से याद रहता। पहले 3 कौन से सिक्योरिटी के, इशू, कॉल मनी, बायबैक, इशू, उसके बाद पैसे दूंगा, लूंगा और इन्वेस्ट करूंगा। ओके, उसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद 3 है, डाइवर्सिफाई करूंगा, अमालगमेट होऊंगा और टेक ओवर होगा। मेरे ख्याल से फ्रीज करें। ओके, पक्का याद रहेगा, ठीक है। ये होने के बाद, ओहो एक सेकेंड वो चार्जर देना, नहीं चार्जर, एक सेकेंड, प्रमोद डन मालिक, ठीक है। तो वापस आते हैं। तो ये 10 पॉइंट क्या थे, 10 पॉइंट क्या समझे आपने, ये पावर कहां पर यूज कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग। ये किसने बताया मेरे को, किसने बताया, 179 सबसेक्शन 3। मैं वापस बोल रहा हूं, 179 सबसेक्शन 1 ने अपने को ये रेड वाला समझाया, 179 सबसेक्शन 1 और 2 ने हम लोग को ये रेड वाला समझाया है, ये समझ में आया। उसके बाद 179.3 ने बोला है कि जो ऊपर 1 में बताया ना आपको रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, तो 179.3 में हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, ये बोर्ड के ही पावर है, किसके पावर है, बोर्ड के ही है। हम बोर्ड के पावर छेड़ नहीं रहे, लेकिन बोर्ड को ये पावर यूज करने का तरीका सिर्फ बोर्ड मीटिंग होगा। तो हम 10 चीज बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये 10 के अलावा ओके सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि और कुछ चीजें बोर्ड मीटिंग में होनी चाहिए, तो वो उसके लिए रूल्स बना सकते हैं।
क्या बोला मैंने? ओके ये पावर के साथ में ओके एक्ट ने पावर किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके यानी जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी को लगता है जैसे जैसे जो सरकार होगी, जिस टाइम पे जो सरकार होगी, सरकार के पास पावर है कि अगर लगता है कि कुछ चीजें और बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए तो बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होगी। सर जैसे एग्जांपल ओके इसलिए मैंने रूल्स लिखा है, अगर आप देखोगे तो रूल्स लिखा हुआ है, तो देयर आर सर्टेन रूल्स जिसमें लिखा हुआ है कि ये मैटर शुड बी डिस्कस ओनली इन बोर्ड मीटिंग। सर एग्जांपल जो रूल्स में मतलब क्या क्या दिया हुआ है, तो रूल्स में आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। सबसे पहला आपको बोला हुआ है रूल्स के अंदर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, दूसरा बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। कौन सा बोला? पहले क्या बोला? क्या है? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। दूसरा क्या बोला है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल और सेक्रेटरियल ऑडिटर, एंड तीसरा पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। तो 3 चीजें हैं, 3 रूल्स में दिए हुए। बता 3 रूल्स में क्या क्या है मालिक? मेरे को नाम बता दो, खाली एक शॉर्ट नाम चाहिए। पहला पॉइंट पॉलिटिकल अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा। दूसरा सिनारियो क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ किसका? इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर नहीं चलेगा। और आखिरी कॉन्सेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ क्या बोला मैंने? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? तो मेरे को बताओ टोटल पॉइंट कितने याद रखने तुम्हें? पॉइंट कितने याद रखने? मां कसम ये सेक्शन के लिए 13 पॉइंट। ओके लेकिन मैं आपको बता दूं खाली यही है, यही 13 पॉइंट ऐसा नहीं है, अभी एल्सवेयर समवेयर रिसाइडिंग इन सेक्शन आल्सो इज देयर। एग्जांपल मेरे को बताओ 161(4) आया क्या इसमें? नहीं, यानी 161(4) का रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? 161(4) है कि नहीं? पर वो सेक्शन में 161(4) वो सेक्शन में दिया है। कौन से सेक्शन में? 161(4) केस में दिया है कि बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। यहां पर स्पेसिफिकली ये पॉइंट दिया कि ये बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। कुछ समझ में आया मेरे ख्याल से? तो यानी आप ये याद रखना, ये इलस्ट्रेटिव, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं जो कुछ इधर उधर सेक्शन में रह रहे। नहीं समझ में आया क्या रे पंडर? समझ में आया क्या नहीं? हाँ या ना? पक्का समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ये समझना होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया? तो इसको फटाफट रट लो और इसके बाद फिर मैं कॉन्सेप्ट में घुसता हूं मालिक। ओके एग्जांपल कौन सा है मेरे को बताओ? ये कौन सा था? इर्द गिर्द वाला नहीं, इर्द गिर्द वाला 161(4). ओके अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, भले मैं स्पीड में रहूंगा, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे जाने के बाद आप मेरे को बताओगे सर ये उधर कवर नहीं था। आगे जब सेक्शन में रहेगा तो मैं बताऊंगा ये मैटर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए, तब आप जाके बोलो अच्छा ये सर 179(3) में नहीं था। तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहेंगे सर, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ कैलिबर, क्योंकि अपन उस लेवल पे पहुंच रहे हैं, मैं उस लेवल पे ही समझा रहा हूं। तो मैं ऐसे एक्टिवनेस तो इतना रखना जरूरी है मालिक। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक? तो आप ये ध्यान में रखना, क्लियर करें? ठीक है, अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिए है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? ये आंसर क्लियर? अभी बैरक नहीं है तो अपन कुछ ज्यादा इसमें डिस्कशन, पर इसको मैं कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं। एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन मतलब क्लैरिफिकेशन। सर ये सब चीजों के लिए बोर्ड मीटिंग बार बार मिलती जाएगी? आंसर इज यस। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। कॉल मनी अपन रोज रोज नहीं मंगाते, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रोज रोज नहीं करते, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रोज रोज नहीं करते। प्रैक्टिकली समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार होता है। ओके अमालगमेशन, मर्जर, तेरे को क्या लगता है रोज रोज करते अपन? डाइवर्सिफाई, पैसा होना चाहिए, आसान नहीं है। लेकिन जो रेगुलर हरकतें हैं अपनी, रेगुलर काम है, बोरो मनी बॉस आप देखो फ्रीक्वेंटली बहुत बार किया जाता है, लेंड मनी किया जाता है, ओके इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी समझने की कोशिश करो। इसीलिए डिपार्टमेंट इसके लिए क्लैरिफिकेशन लेके आया कि यहां पर एक 3 मैटर है जो हम चाहते हैं कि बोर्ड उसको डेलीगेट कर सकता है। हम चाहते हैं बोर्ड उसको क्या कर सकता है? डेलीगेट। लेकिन आपको उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी लेनी होगी कि डेलीगेट क्या किया जा रहा है। तो 3 मैटर कौन से जो डेलीगेट किए जाते हैं? ये मैटर है जो क्या कर सकते हैं हम लोग? डेलीगेट कर सकते हैं। सर डेलीगेट किसको करेंगे वो डिस्कशन बाद में करता हूं, पर पहले कौन से मैटर डेलीगेट किए जा रहे हैं ये समझ में आया क्या? विच आर द मैटर विच आर डेलीगेटेड? बोरो, लेंड, इन्वेस्ट। आपको ये समझा कि ये 3 ही क्यों बोले हुए, ऊपर नीचे के क्यों नहीं बोले हुए? क्योंकि ऊपर नीचे के रेगुलर मैटर्स नहीं है। ये भाई हर्ष, यश समझा क्या? हाँ अरे हाँ यश समझा क्या? तो 10 में से कितने? 10 जो एक्ट में लिखे, एक्ट में, रूल्स नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्ट में जो लिखे उसमें से 10 मैटर में से कितने डेलीगेट हो सकते हैं? 3। ये डेलीगेट किसको किया जाएगा? देखो ये रूटीन मैटर है, इसीलिए एक्ट बोलता है कि भाई इसको डेलीगेट करो। तो पहला इसमें ध्यान रखना, ओके किसको डेलीगेट किया जाता है? टू हुम इट इज डेलीगेटेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज डेलीगेटेड, ये ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि सब डेलीगेट कर दिया। तो पहले हुम की बात करते हैं। ओके सर ये लोग बोलते हैं एमडी को डेलीगेट करो, रोज के रोज काम करने वाला एमडी है। अगर पैसा बोरो करना है तो लेट एमडी डू दिस,
लेट मैनेजर डू दिस, ओके, लेट ऑडिट कमिटी और नॉमिनेशन कमिटी, तुम डिफाइन करो किसको डेलीगेट करना है, तुम डिफाइन करो। प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच उसको डेलीगेट करो, यानी 4 नाम दिए हुए हैं, एक दिया है एमडी, एक दिया है मैनेजर, एक दिया है आपके लिए प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच, और एक दिया है कमिटी। कमिटी मतलब कौन सी कमिटी, समझ में आ रहा है क्या? ऑडिट कमिटी या ऐसी कमिटी, कोई जिसको उसके साथ और कोई कमिटी बना लो, तुम कमिटी बना लो, तुम कमिटी बना लो, हाँ तुम्हारी तरफ से कमिटी बना लो, जिसको ये डेलीगेट कर दिया है कि बोरो करने के लिए 3 जन मिलकर कमिटी रहेंगी। हम डायरेक्टर में 10 डायरेक्टर रोज के रोज नहीं मिल सकते, तो ये 3 डायरेक्टर तुम रोज मिलोगे, मतलब जब भी ये काम होगा तुम 3 मिलोगे और डिसीजन लोगे, तो ये डेलीगेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आया? तो कितनी चीजें डेलीगेट हुई मालिक? 3 चीजें डेलीगेट हुई। कितनी चीजें हुई डेलीगेट? 3। और कितने जन को ही? 4 जन को। लेकिन क्या डेलीगेट हुआ ये ध्यान में रखना जरूरी है। सी अंडरस्टैंड हाउ मच टू बोरो, हाउ मच टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू लेंड इज डिसाइडेड बाय बीओडी ओनली। प्लीज अंडरस्टैंड हाउ मच, कितना करना है इन्वेस्टमेंट, कितना लोन देना है, कितना बोरो करना है, बीओडी बताएगा। किससे करना है, किसको इन्वेस्टमेंट करना है, ये एमडी डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल, ओके 10 करोड़ बोरो कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 10 करोड़ मैं एचडीएफसी बैंक से करूं या बैंक ऑफ बड़ौदा से करूं या मैं सेंट्रल बैंक से करूं, ये डिसाइड कौन करेगा? ये एमडी डिसाइड करेगा। I do think you are getting the point. How much to borrow will be defined by board. Okay, from whom to borrow will be decided by MD. अरे यार हर चीज के लिए अगर MD मतलब पूछते गया तो मां कसम बोर्ड पागल हो जाएगा यार। समझ में आया? ओके अभी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे को बताओ, ओके व्हाट इज डेलीगेटेड, मेरे को बताओ अमाउंट का डिसीजन कौन लेगा? अमाउंट का डिसीजन बीओडी लेगा। लेकिन ओके फ्रॉम वेयर टू टेक लोन और टू whom लोन शुड बी गिवन, टू whom लोन शुड बी गिवन, आराम से, मैं थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, लोन शुड बी गिवन। ओके ये कौन डिसाइड करेगा? एमडी। मैं एमडी नाम लिख रहा हूं, इसका मतलब खाली एमडी नहीं है, वो 4 नाम है। ये मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी? इसमें कोई दिक्कत? इधर तो कोई दिक्कत? अभी ऐसा हो सकता है क्या एमडी इसका मतलब एमडी किसी को भी लोन दे सकता है? अगर बोर्ड ने कर दिया अप्रूव 10 करोड़ का लोन दे सकते हो, तो एमडी किसी को भी दे सकता है? मैंने क्या, ये सेक्शन को देखो ना, सेक्शन को देखो, डेलीगेट है, सेक्शन के हिसाब से दे सकता है वो, ये तो है ही। अभी इसमें अपने को ये होगा कि ये मिसयूज भी हो सकता है। डोंट वरी, कंट्रोल मैकेनिज्म है, एक्ट ने जब ड्राफ्ट किया ना तो कंट्रोल मैकेनिज्म है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके मैं वापस समझा रहा हूँ, 179(3) क्या बोलते हैं, बार बार इसी चीज के लिए बोर्ड मीटिंग मत बुलाओ, एक बार डिसाइड कर लो 10 करोड़ दे सकता है, अब वो 3 करोड़ दे, फिर बाद में 4 करोड़ दे, इसके ऊपर डिस्कशन बार बार बोर्ड मीटिंग मत बुलाओ। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है सर एमडी फिर मिसयूज करेगा ये पावर का? एमडी किसी को भी देगा, एमडी एक जन को एक्स को दे देगा, 2 करोड़ वाई को दे देगा। ओके इस पे तो कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं रहेगा भाई मेरे। 185 186 काय के लिए आया? फिर किसको लोन दे पाएगा, किसको नहीं दे पाएगा, किसको लोन दे पाएगा, किसको लोन नहीं दे पाएगा, वो सेक्शन 185 बताएगा। आज सुबह मैंने क्लियर किया हुआ है। और जब वो लोन जिसको दे पाएगा उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो कौन सा सेक्शन बताएगा? 187 186 185 186। यानी एमडी, मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ 10 करोड़ कौन बताएगा? बोर्ड। वो किसमें बताया जाएगा? बोर्ड मीटिंग में, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं। ओके लेकिन 10 करोड़ किसको देना है वो कौन डिसाइड करेगा? एमडी। लेकिन वो किसको देना है, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, वो सेक्शन कौन सा बताएगा? 185। और उसको देते वक्त जिसको दे सकते हैं, एग्जांपल इसमें है कि डायरेक्टर को नहीं दे सकते तो नहीं दे पाएगा, लेकिन XYZ को दे सकते हैं। अगर XYZ को देना है तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा, वो 186 बताएगा। सब स्ट्रक्चर समझ में आया? तो इसका मतलब ये मत समझो कि एमडी कुछ भी कर सकता है अंधाधुंधी। हाँ बस इतना है कि बोर्ड इस चीज के लिए बार बार नहीं मिलेगी, बोर्ड है ये सब चीजों के लिए बार बार नहीं मिलेगी। ओके फिर बोर्ड बोलती है कि ठीक है मैंने तुमको लिमिट दे दी ना, अब तुम वो प्रोसीजर फॉलो करके करो, वो प्रोसीजर से बराबर हो रहा है तो ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, प्रोसीजर फॉलो हो रहा ना, और वो प्रोसीजर कंट्रोल मैकेनिज्म ही है उस पे, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरह से रहेगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है एवरीबॉडी? ओके ये पॉइंट ध्यान रखना। क्या? तो वो दूसरा सेक्शन है रेस्ट्रिक्शन में, तो ये इन्वेस्ट और लेंड का है, बोरो का 180 में आएगा, अगला सेक्शन। पर मैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि आप ऐसा मत करो कि मतलब इधर एमडी को सब पावर मिल गया। मेरा समझाना ये मतलब है, मेरा मोटिव ये है इसे समझाने के पीछे कि आपके दिमाग में क्या आएगा, सर फिर तो एमडी कुछ भी करेगा 10 करोड़ का, एमडी तो अपने भाई को ही दे देगा, तो फिर क्या? ओके ये बोरो तो अंधाधुंधी बोरो कर लेगा और उड़ा देगा, खुद ही जैगवार ले लेगा। अरे ऐसा मत सोच रहे, मैं शेयर होल्डर है। ऐसा नहीं होएगा ना, ऐसा एमडी थोड़ा ना कुछ कर पाएगा। तो एमडी के लिए करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये सेक्शन ने पावर दे दिया बोर्ड ने,
लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म है, मतलब प्रोसीजर है, ये कर ये कर ये कर ये कर फिर तू दे पाएगा, ये कर ये कर ये कर फिर तू ले पाएगा। ये सीन है, मेरे ख्याल से समझ में आया। फ्रीज करें इसको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दिए हुए हैं? ओके, एक्सप्लेनेशन बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसमें से एक दो चीज मैं फटाफट बता रहा हूं, जो लिखा नहीं है, जरूरत भी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मेरे को बताओ, बैंकिंग कंपनी में ये 3 काम कितनी बार होंगे? बैंकिंग कंपनी का मेन काम ही बोरो करना है, बैंकिंग कंपनी का मेन काम ही लेंड करना है, और बैंकिंग कंपनी का मेन काम ही इन्वेस्ट करना है। आपको नहीं लगता ये बार बार बोर्ड मीटिंग मिलते जाएगी बैंकिंग को? तो एक्सप्लेनेशन 1 एक दिया हुआ है इस एक्ट में कि वो बोलता है बैंकिंग कंपनी को ये 3 पॉइंट में बोर्ड मीटिंग एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? तो इसमें डेलीगेट मतलब ये पूरा पावर ही डेलीगेटेड है, क्योंकि बैंक का काम ही वही है। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, लेंडिंग कंपनी है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 कंपनी, ये 3 मैटर कैन बी डिस्कस बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। मैं वापस बोल रहा हूं, कौन से मैटर? ये 3 मैटर, ये 3 मैटर ही। कौन से 3 मैटर है बेटा? मेरे को नाम बताओ, नाम बताओ। पैसा लेना, पैसा देना और पैसा इन्वेस्ट करना, ये 3 मैटर किससे कर सकते हैं? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ओके, याद रखना। सेक्शन 8, अरे मेरे को बता, सेक्शन 8 कंपनी कितनी बार मिल रही है साल में? 2 बार। 2 बार मिल रही है, तो 2 बार में हर टाइम थोड़ा ना बोर्ड मीटिंग कराते रहेंगे। और सेक्शन 8 कंपनी का बोर्ड मीटिंग में खर्चा कम से कम करवाने का। सेक्शन 8 कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं बनी है, तो इसीलिए सब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है। खाली ये ऊपर नीचे के जो मैटर है ये करने हैं तो आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से क्लियर। वापस जो ब्लैक लिखा है, इसका मतलब अगर आपको याद होगा, एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर भरे होंगे तो ही ये एप्लीकेबल है, नहीं तो फिर उनको भी बोर्ड मीटिंग लगेगा। आई डोंट थिंक फ्रीज हो गया। ये तो आपने ध्यान ही रखना है। ये 2017 में ओके अपने एमसीए ने क्या किया है, जिधर जिधर ये एग्जाम्पशन दिए हैं उधर सब जगह डाल दिया है, इनके एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए होने चाहिए। अगर कहीं पर भी इनको एग्जाम्पशन मिल रहा है कुछ सेक्शन से तो वो नहीं की है तो उनका वो वैलिडिटी नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? ठीक है, ओके। अब एक चीज छोटी सी समझ लो, इसमें और एक एक्सप्लेनेशन 2 डाला हुआ है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर बोलता है कि ये जो डेलीगेशन या ये जो अपन बात कर रहे हैं बोरो, लैंड या इन्वेस्टमेंट से जो बोरो करना है मनी, क्या बोला मैंने? बोरो करना है। अगर वो वर्किंग कैपिटल के लिए बोरो कर रहे हो, कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं? वर्किंग कैपिटल के लिए बोरो कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है बेटा? वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे, रोज के लिए सैलरी देनी है या रेंट भरना है, ये सब के लिए आप बोरो कर रहे हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है। वो लिमिट आप अलग रखोगे। ओके, ठीक है, मैं समझाता हूं। वो लिमिट अलग रखोगे, उसका मतलब कैसा? याद रखना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू किसको? नॉट एप्लीकेबल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया मालिक? वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं होगा। अभी इसका एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एग्जांपल इसके नीचे जगह छोड़ी थी मैंने, नहीं इधर नहीं छोड़ी है। ये होता है इसमें थोड़ा सा ना मिसमैच हो जाता है कि जगह किधर रह जाएगी। ठीक है, इधर मैं डाल देता हूँ। ओके, लेट अज्यूम बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 10 करोड़। ठीक है, एमडी ने ऑलरेडी बोरोइंग, बोरो की बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब बोरो होगा, लैंड या इन्वेस्ट की बात नहीं करेंगे। तो बोर्ड ने बोला बोरो तुम कितना कर सकते हो बेटा? बोरो 10 करोड़ कर सकते हो। तो एमडी ने बोरिंग क्या की हुई है देख लो, 3 करोड़ ओडी ले लिया और बैंक लोन 7 करोड़ लिया। तो मेरे को बताओ 10 करोड़ का स्लैब खत्म, एवरीबडी? ओके, अब न्यू बोरोइंग है, ओके, और वो न्यू बोरोइंग ओके फॉर वर्किंग कैपिटल ली जा रही है, वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं। ओके, एंड दैट इज 3 करोड़। माई क्वेश्चन, डज बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड और नॉट? बोर्ड अप्रूवल थ्रू बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट? बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट? आंसर इज नो, बिकॉज एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है ये 3 चीजें ओके वर्किंग, 3 चीजों में से बोरो जो अमाउंट है, बोरो का पॉइंट है, इट इज यूज ओनली फॉर वर्किंग, इट इज यूज फॉर अदर फंड्स अदर देन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ही डिसीजन ले लेगा इसमें। मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड के पास नहीं आएगा मेरे को 3 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो प्लस माइनस रोज के राज होता है ना, ओके, उसके लिए इसको किससे पूछने की जरूरत नहीं है? बोर्ड से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरे मैकेनिज्म है, दूसरे कंट्रोल मैकेनिज्म है, मैं बोला ना आगे के सेक्शन में वो रहेंगे, पर ये सेक्शन में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई डू थिंक समझ में आया? बस ये 3 पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। तो मेरे को बताओ 3 पॉइंट में क्या क्या मैंने समझाया, मेरे को बताओ अभी तक
क्या समझाए मेरे को बताओ, 3 पॉइंट की बताओ, 3 पॉइंट में क्या 3 समझाए, 3 पॉइंट क्या कर सकते हैं अपन, डेलीगेट कर सकते हैं। किसको डेलीगेट कर सकते हैं, एमडी, नाम खाली इतना याद रखो, ओके। और डेलीगेट क्या कर सकते हैं ये ध्यान रखना, अमाउंट बोर्ड करेगी, लेकिन किधर से करना वो एमडी करेगा। इसके बाद सेक्शन 8 कंपनी को ये रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एप्लीकेबल होगा। और यहां पर बोरिंग जो होगी वो कितने, बोरिंग जो होगी वो किसके हिसाब से होगी, एमडी के हिसाब से होगी फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अलावा अगर कुछ फंड चाहिए तो उसको किससे पूछना पड़ेगा, बोर्ड से पूछना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूं, ओके। लिमिट्स के ऊपर डोंट वरी, कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा। ऐसा इसका मतलब ही नहीं कुछ भी अनशन वर्किंग कैपिटल के लिए उठाता रहेगा, लेकिन अपन वो कंट्रोल मैकेनिज्म आगे देखेंगे। मेरे ख्याल से फ्रीज करें एवरीबॉडी, ठीक है, ओके। यस मैन। सर अभी अगर सीसी है तो और उसके सामने वो स्टॉक स्टेटमेंट दे रहा है, वो वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके ऊपर है, यूज किसके लिए कर रहा है। देख भाई, मैं पैसा कैसे भी लूँ, मैं सामने करके रख रहा हूँ, कैश क्रेडिट करके रख रहा हूँ, या जो भी किसी चीज़ से ले रहा हूँ। देख कैसा होता है, कैश क्रेडिट भी इसी लिमिट में आते हैं, मेन लिमिट में, लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हो रहा है कि नहीं ये तेरे को देखना पड़ेगा। इट इज नॉट यूज फॉर वर्किंग कैपिटल। मल्टीपल चीजें, तू क्राइटेरिया बता, तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ, डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा। एग्जाम्पल सैलरी उसमें से दे रहे हैं, समझा। अभी एग्जाम्पल मैंने कोटक से ओडी लिया हुआ है, अब ओडी में उन्होंने क्लियर बोला है तो कोई एसेट परचेज नहीं करेगा, उन्होंने कंडीशन डाल के रखी है, ओके। मैं एसेट परचेज, यानी मैं कोई एसेट के लिए अगर मैं चेक फाड़ता हूँ वो अकाउंट से, तो मैं गया, फिर वो लोग यही होगा, और वो मेरा ब्लॉक भी करेंगे ओडी, और उसके अलावा मेरा दूसरे जो अकाउंट है वो भी फ्रीज करेंगे, ओके। ये ओडी वो फ्लैट के सामने, तो फ्लैट को भी फ्रीज कर सकते हैं, ये पावर है उनके पास, ये एग्रीमेंट है। लेकिन मैं सैलरी दे सकता हूँ, यस। सैलरी के अलावा दूसरे एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ, मैं कुछ लाइट्स खरीदनी है खरीद सकता हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर खरीदना खरीद सकता हूँ। वर्किंग कैपिटल तुम्हारे ऑपरेशन के लिए, पर्सनल के लिए यूज कर सकते हो। उसके क्राइटेरिया ये है कि उसने बोला है कि पर्सनल के लिए भी यूज करना है, करो। मतलब मैं इंटीरियर बनाना चाहता हूँ घर का, कर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये देखना होगा कि एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट, बस सिनारियो है। तो इतने तो याद रख कभी के लिए कि भाई वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करना है, तो वर्किंग कैपिटल कुछ बोरो करना है तो किससे पूछने की जरूरत नहीं है, बोर्ड से, ठीक है। और एक केस स्टडी हुआ था, ये एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैंने लिखा है ये ब्लैक के एक्ट के दिए हुए, एक्ट में है, ये एक्ट में, ये मैंने अलग से केस स्टडी नहीं बताया। और एक केस स्टडी इसका याद रखना है। मेरा क्वेश्चन है, क्या ओपनिंग ए बैंक अकाउंट क्या ये लोन माना जाएगा, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट क्या ये लोन माना जाएगा। देखो एक कंपनी है, कंपनी लोन एक करंट अकाउंट खोलती है या सेविंग अकाउंट खोलती है बैंक में, क्या ये लोन माना जाएगा। तो केस स्टडी हुआ था, आंसर इज यस। सर सिनारियो सिंपल है, क्यों सिनारियो है, देखो बैंक लोन क्यों माना जा रहा है, मेरे को बताओ। पैसा किसका था, कंपनी का, और किसको दिया जा रहा है, बैंक में, डिपॉजिट के लिए दिया जा रहा है, व्हाटएवर इट में भी, लेकिन मेरा मेरे एंगल से ये लोन डीम्ड हो रहा है। यानी अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो मेरे को क्या पास करना जरूरी है, बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया, बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन लगेगा। नहीं तो फिर यार एमडी कितने बैंक अकाउंट खोल लेगा जो अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं समझा, आई डू थिंक समझ में आया। फ्रॉड किधर, ये इस कंटेक्स्ट में होगा। नहीं तो एमडी 10 बैंक अकाउंट खोल लेगा यार कंपनी के नाम से। इसीलिए आप कभी भी देखना, कंपनी के नाम, कंपनी का बैंक अकाउंट खोलना रहा ना तो उनको बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन चाहिए, उनको बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं चाहिए। बोर्ड रिजोल्यूशन दो तरह से होते हैं, बोर्ड मीटिंग और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ये कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए, बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन लगेगा। आई डू थिंक फ्रीज करे, दैट्स इट। 179 का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया तेरे पास। इसमें किसी को डाउट, ओके। तो सबसे पहले 179(1) क्या बोला, शेयर होल्डर्स के पावर ऑफ बोर्ड के पावर क्या है, क्वांटिफाइबल नहीं है। तो फिर सर हम कैसे समझेंगे, तो हम उल्टे वे से समझाते हैं। शेयर होल्डर की पावर यूज मत कर, आर्टिकल ने कुछ रेस्ट्रिक्ट किया तो रेस्ट्रिक्ट रख, और अगर एक्ट ने कुछ रेगुलेशन डाले तो वो रेगुलेशन को ध्यान में रख। और उसके साथ में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रेगुलेशन बाद में आते हैं तो वो बाद के लिए एप्लीकेबल होगा, प्रीवियसली एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसका एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद बोला हुआ है 179(3) का बोलता है सर्टेन पावर्स आर देयर ऑफ बोर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली इन बोर्ड मीटिंग। तो कितने पॉइंट रखेगा, 10 + 3। तो 10 को कैसे याद रखेगा, 3 किसके लिए, सिक्योरिटी, 3 किसके लिए, पैसा, और उसके बाद एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद 3 है बिजनेस। ये याद रखने का तरीका एकदम ईजी है। और उसके बाद तू लास्ट 3 याद रख जो अलग से है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। मेरे ख्याल से फ्रीज हो गया ये। और ये फ्रीज होने के बाद अब तेरे को समझ में आ जाता है कि ये काम तो हो गया, तो आंसर तो हो ही गया था, लेकिन इसमें और एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजोस थे जो अपने डिस्कस किए। ये लोग बोलते हैं कि 3 चीजें जो बीच की है, पैसा पैसा पैसा, ये 3 चीजें डेलीगेट की जा सकती है। और किसको डेलीगेट की जाती है मैंने समझा दिया, और कैसे डेलीगेट की जाती है ये भी समझा दिया। इसके अलावा और एक पॉइंट दिया हुआ है एग्जाम्पशन के सेक्शन 8 कंपनी को ये रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन किया जा सकता है। और इसके अलावा और एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर वर्किंग कैपिटल के लिए आप पैसा ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल के लिए आप पैसा ले रहे हो, आप मतलब कौन, एमडी, तो इसके लिए ये रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। बोरो की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से क्लियर। अभी फ्रीज करे, दैट्स इट, कंप्लीटली डन 179(3). और इसमें अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको बता दूं, ओके, मेनली यही मेजर स्ट्रक्चर है। मेनली इस कांसेप्ट यही था, जो कौन सा वाला, ये राइट, मतलब वो साइड वाला, एक्सट्रीम राइट वाला, सबसे ये मेन, ये समझना बहुत जरूरी है।
ये समझ, ये तो रट गया, ये तो रट गया। अभी अभी मेरे ख्याल से तो रटने में कोई दिक्कत ही नहीं, अभी तो रटना, अभी खाली अपने को ऐसे बार बार रिपीट नहीं करने का, 3 नाम याद रखने का और अकॉर्डिंगली आपने जब पढ़ाई करना है तब याद रखने का। बाकी ये मेन ये साइड का पोर्शन आपके दिमाग में जाना जरूरी था, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है वो 10 पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। 10 पॉइंट क्या क्या है? कॉल मनी, बायबैक, इशू, ठीक है। उसके बाद 3 पैसा, बोरो करना, लैंड करना, इन्वेस्ट करना, फिर क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर क्या करना? डाइवर्सिफाई, सीक्वेंस जाओ, सीक्वेंस। और मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस जाओगे तो बहुत बेस्ट क्या हुआ है, आंसर सीक्वेंस मॉड्यूल का ही है, क्योंकि एक्ट का सीक्वेंस ही है। मेरे पास सारे सीक्वेंस एक्ट के हैं, कोई भी सीक्वेंस में प्लस माइनस नहीं है, जो मॉड्यूल का सीक्वेंस है कॉपी पेस्ट है, तो याद ऐसे ही रहा तो बेस्ट ऑप्शन है क्या, एग्जामिनर को वो सीधा का वही सीक्वेंस मिल जाएगा भाई। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट क्या है? डाइवर्सिफाई, अमालगमेशन एंड टेक ओवर। ये कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया, बाकी 3 छोड़ दो मेरे को। तो मेरा क्वेश्चन एक और एक आता है, इसका मतलब बोर्ड ही डिसाइड करेगी अमालगमेशन? बोर्ड ही डिसाइड कर सकती है अमालगमेशन? अभी तक जितना पढ़ा उसके ऊपर बता मेरे को, क्या बोर्ड ही डिसाइड करेगी अमालगमेशन? यस, क्योंकि तेरे पास तो अभी तक कुछ और पढ़ा नहीं है तूने, तो हु विल डिसाइड अमालगमेशन? बोर्ड। अभी तक कहता है, लेकिन बोर्ड क्या घर पे बैठ के डिसाइड करेगी या बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मीटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड। किसमें? बोर्ड मीटिंग, ठीक है। डाइवर्सिफाई करना है किसमें करेगा? बोर्ड मीटिंग, ओके। अब ये समझने को करो, ये सारी चीजें तो समझ ली हमने, ओके, ये सारी चीजें समझ ली, ये सारी चीज अपन को आ गया। लेकिन 180 बोलता है हम चाहते हैं बोर्ड आगे के जो 4 डिसीजन बता रहे हैं, 180 में क्या बोला गया है, आगे के जो 4 डिसीजन है, दिख रहा है ना 4 एरो, वो 4 डिसीजन है, ये डिसीजन बिना एसआर के तू पास नहीं करेगा। भले ही बोर्ड मीटिंग में कर, भले ही बोर्ड मीटिंग में कर, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आगे के 4 डिसीजन लेने हैं तो तेरे को क्या चाहिए? एसआर चाहिए। यानी आप समझ लो ये पावर किसका है? शेयर होल्डर का। यानी बिना शेयर होल्डर के परमिशन के ये पावर यूज नहीं कर पाएगा। आई डू थिंक समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं। देखो 179 ने पावर बता दी है, 179 ने बोला बोर्ड मीटिंग में ही हो सकता है। अब 180 वो पावर पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो बोल रहा है कि भाई यार देखो जो कंपनी कर सकती है वो बोर्ड कर सकता है। अभी इस आंसर को कैसे लोगे यार तुम, वो तो सब चीज कर सकती है फिर तो फिर हम ये बताते जा रहे हैं तुम्हें क्या क्या नहीं कर सकती है। तो 180 में हम ये बता रहे हैं, यानी 179(3) में हमने क्या बताया, ये तुम कर सकते हो लेकिन बोर्ड मीटिंग में करोगे। 180 में हम ये बता रहे ये तुम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं बोला, ये तुम करोगे लेकिन एसआर पास करने के बाद ही करोगे। तो 180 क्या है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड। 180 क्या है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड। कितने पावर रेस्ट्रिक्शन है? 4। ये चारों किससे पूछ के करने तुम्हें? किससे? मेंबर से। और मेंबर में भी ओआर नहीं एसआर। किसने, कौन से सेक्शन ने बोला? 180 ने बोला अनलेस अंटिल यू डोंट पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग बोला ईजीएम और एजीएम, जब तक तुम वो पास नहीं करते तब तक ये चारों एक्टिविटी तुम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मैं समझा दूं मालिक, एट द एंड ऑफ द डे डिस्क्रिशनरी पावर यानी अल्टीमेट पावर इज विद बोर्ड ओनली। यानी अगर एसआर पास हुआ भी, एग्जाम्पल एक पहला पॉइंट है सेल करना है और मैंने बोर्ड मेंबर के पास लेके गया, मैं बोला सेल करना है हमें, ओके, एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग सेल करना है, और सबने हाँ बोला, 100% हाँ बोले। कितने जन हाँ बोला? 100% हाँ बोला। अब क्या मुझे बेचना ही पड़ेगा? नो, अल्टीमेट पावर इज विद बोर्ड। हो सकता है जब ये रिजोल्यूशन पास किया जा रहा होगा तब कुछ मार्केट वैल्यू बहुत कम थी, ओके, मार्केट वैल्यू का पॉइंट था और ये आपने को लॉस हो रहा था, तब अपने डिस्कशन किया आपसे कि हम बेचे क्या, और आपने हाँ बोला। लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ रिन्यूअल हो सकता है, हमें कोई डायरेक्टर मिल गया जो इसको बहुत भारी कर सकता है, हम नहीं बेचना चाहते, तो तुम मेरे ऊपर नहीं आओगे कि अरे तुमने एसआर पास किया था हमसे, अब तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। यानी आपको समझना है 180 पावर किसका है? 180 पावर किसका है? बोर्ड का है। डिसीजन किसका होगा? बोर्ड का होगा। हाँ, पर डिसीजन लेने के पहले उसको एसआर पास करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि एसआर पास कर लिया तो उसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। डिस्क्रिशन ऑफ बोर्ड, पावर इज ऑफ बोर्ड। बेचना है नहीं बेचना ये डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड। लेकिन किससे पूछ के? मेंबर से पूछेगा। क्या पास करेगा? एसआर। लेकिन एसआर पास होने के बाद कंपलसरी बेचेगा ही क्या? किसकी मर्जी? बोर्ड की। मेंबर रेज नहीं कर सकते। तो 180 का कॉन्सेप्ट सिंपल है। 180 वापस मैं इसलिए इतना समझा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वैसे ही वर्क होता है। 180 क्लियर है। 180 बोलता है मैं रेस्ट्रिक्शन डाल रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली पूरा डिस्क्रिप्शन किसका होगा? बोर्ड का। बोर्ड के पावर है। एवरीबॉडी क्लियर? और एक चीज इसमें याद रखना, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू विच कंपनीज? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी दीज रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल। मेरे ख्याल से क्लियर है। यानी प्राइवेट कंपनी 179 ऊपर वाला जो था ना, उसमें वो प्राइवेट कंपनी भी थी, हाँ, इसमें प्राइवेट कंपनी भी थी, लेकिन ये 180 का प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। यानी 180 में जो भी 4 पॉइंट बोलेंगे वो प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से कर सकता है, उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ?
एवरीबडी ओके, तो अपन कर रहे हैं, यस पूछ। सर ये 4 जो रिस्ट्रिक्शंस है, हाँ, इसके लिए पहले बीआर पास करने की जरूरत है। तो पहले बीआर पास करेगा तो जाएगा बोर्ड। बीआर 4 क्या है, 4 ये इसके अंदर के है तो अपने को बोर्ड, सपोज सेल का है पहला, हाँ, ठीक है, तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे फिर एसआर करेंगे। इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है, ये एमडी डिसाइड करेगा। और एमडी को अगर लग रहा है कि बोर्ड रिजोल्यूशन लिखा है, यानी जिधर सेल किया और जिधर लिखा हुआ है सेल करते वक्त बोर्ड रिजोल्यूशन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। समझा? अभी एग्जांपल लेता हूँ, सेकंड पॉइंट लिखा है अमलगमेशन से जो पैसा आया, सेकंड पॉइंट लिखा है अमलगमेशन से जो पैसा आया वो पैसा ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो चलेगा, ट्रस्ट। उसके अलावा किधर किया तो एसआर लगेगा, उसके अलावा किधर किया तो एसआर लगेगा। ये समझ में आया? अब मेरे को बता, ओके अमलगमेशन करना किससे पूछना था? बोर्ड से। बोर्ड मीटिंग में हुआ, अभी उसका डिस्कशन, ये अमलगमेशन का डिस्कशन नहीं चल रहा है, अमलगमेशन का पैसे का क्या करना है अभी ये कौन डिसाइड करेगा? ये एसआर में, ये अमलगमेशन का डिसीजन, अमलगमेशन का पैसे का किधर इन्वेस्ट करना है, या तो ट्रस्ट में करना है या तो अदर करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड करेगा। बोर्ड मतलब कौन? बोर्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्ट करना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ? ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ। मेरे को बताओ अमलगमेशन से पैसा आया, अमलगमेशन से पैसा आया, तो वैसे से आगे का पॉइंट पूछ लिया लेकिन अभी मैं वो क्लियर कर देता हूँ। अमलगमेशन से पैसा आया, अगर ये आपने ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, किसमें किया? ट्रस्ट सिक्योरिटी। ट्रस्ट सिक्योरिटी मतलब आपने ट्रस्ट बनाई है और ट्रस्ट को यूज कर रहे हो, ट्रस्ट के बेसिस पे किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदर में किया तो इसमें एसआर लगेगा, इसमें एसआर की जरूरत नहीं है। अमालगमेशन का पैसा आया, उसको इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। किसको क्या करने की बात हो रही है? इन्वेस्ट। अभी तेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये जनरल मीटिंग में जाने के पहले क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है क्या? तो मैं उस चीज़ को क्लियर करता हूँ। मेरे को बता, अमालगमेशन का डिसीजन हो रहा है या अमालगमेशन का पैसों का डिसीजन हो रहा है? पैसों का। मैंने क्या बोला है? अमालगमेशन का पैसा, उसको इन्वेस्ट करना है। अमालगमेशन से जो देखो अमालगमेट करोगे तो कुछ तो पैसा आएगा ना शेयर होल्डर को, पैसा तो आने वाला है तुम्हें, अमालगमेशन की वजह से पैसा मिल रहा है तुम्हें, वो पैसा किधर इन्वेस्ट करना है इसका डिसीजन क्या चल रहा है। तो अमालगमेशन का डिसीजन की बात ही नहीं हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट का हो रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट के लिए बोर्ड मीटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ना, स्क्रीन पे देख, चाहिए, खत्म हो गया। अब मेरे को बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है जो बोर्ड मीटिंग चाहिए, लेकिन बोर्ड मीटिंग में क्लियर बोला है इन्वेस्टमेंट का डेलीगेट हुआ है। डेलीगेट किसको हुआ है? एमडी। समझ जाओ शुरू। अब फिर ये इन्वेस्टमेंट के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होगा? कंट्रोल मैकेनिज्म आगे वाला होगा 185 186 इन्वेस्टमेंट्स। आप समझे? इस तरह से वो आपको मल्टीपल सेक्शन 180 नहीं बताएगा कि इसको बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, दूसरे सेक्शन क्या बोलते हैं वो देखो, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। लेकिन 180 बोलता है ये डिसीजन लेने हैं तो आपको बाय एसआर पास करना पड़ेगा। 180 ये नहीं बोलता है बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फिर एसआर करना पड़ेगा। अरे नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा यार, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए 180 इज नॉट पुटिंग एनी कंट्रोल मैकेनिज्म इन बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, इट इज पुटिंग ए कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग। तो 180 का रेस्ट्रिक्शन किस पे है? एसआर पे। यानी अभी एग्जांपल, इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर, तू अच्छे से समझने की कोशिश कर। मेरे को बता अमलगमेशन, अमलगमेट करना ये डिसीजन किसका था? अमलगमेशन। थोड़ा सा अच्छे से रिकॉल करो, ये अमलगमेशन करना बोर्ड का, ऊपर पढ़ा ना अपन ने, ये पढ़ा ना, फिर बोर्ड मीटिंग में हुआ ना, सब बोर्ड मीटिंग में हो गया। अभी अमलगमेशन का पैसा आया, अब पैसा इन्वेस्ट करना है, किसका डिसीजन? बोर्ड। लिखा है ना इधर, लेकिन क्या ये डेलीगेट हो सकता है? अगर डेलीगेट हुआ रहेगा तो, नहीं हुआ रहेगा तो बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। डेलीगेट हुआ तो कौन डेलीगेट करेगा? किसको डेलीगेट किया जाएगा? एमडी। यानी अब इन्वेस्ट करने का डिसीजन कौन लेगा? एमडी। अगर डेलीगेट हुआ तो, डेलीगेट नहीं हुआ तो बोर्ड। तो वो डिसाइड करेगी वो ट्रस्ट में है या अदर्स में है। तो अब इसमें बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाएगा अगर बोर्ड है तो, और एमडी है तो रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर इन्वेस्ट करने के लिए फिर एमडी को कौन सा सेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा? 186 इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोसीजर है ना। इन्वेस्टमेंट ऐसे मन किया उधर किया इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना करेगा। किसका पैसा है? कंपनी का है, शेयर होल्डर का है, तो कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा। तो ये समझना होगा, ये मल्टीपल सेक्शन मिला के फिर तू कुछ एक पॉइंट पे पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है, समझा? तो ये 180 रेस्ट्रिक्शन उस पे नहीं डाल रहा है, 180 बोर्ड, ये तुमको देखना पड़ेगा। अभी इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए तुमको बोर्ड मीटिंग चाहिए या नहीं चाहिए कैसे मालूम पड़ेगा? आपको मल्टीपल सेक्शन देखने पड़ेंगे। तो आपने 179 में देखा, हाँ भाई बोर्ड मीटिंग चाहिए क्योंकि इन्वेस्ट लिखा है अपन ने, लिखा हुआ है। लेकिन अपन ये भी पढ़ा था कि वो डेलीगेट भी कर सकते हैं, आपने ये भी पढ़ा है। ठीक है सर, अभी दोनों ऑप्शन देख लो, या तो डेलीगेट नहीं किया है तो फिर बोर्ड मीटिंग होगी, डेलीगेट हो गया है तो बोर्ड मीटिंग नहीं होगी। पर दोनों केसेस में 186 फॉलो करेंगे। और टेंशन मत लेना, मैं आपको जस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म बता दूं। 186 में कुछ भी इन्वेस्ट करना, 1 रुपये भी इन्वेस्ट करना रहा बिना बोर्ड मीटिंग के नहीं हो सकता। और बोर्ड मीटिंग में भी यूनानिमस रेजोल्यूशन, जितने मेंबर प्रेजेंट है ना 100% वोट हाँ में जाएगा तब जाके इन्वेस्टमेंट होगा। मैंने इसलिए बोला एमडी अपन बोल रहे हैं लेकिन कठपुतली है।
अपन डेलीगेट कर रहे हैं ये सेक्शन के हिसाब से, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल में 186 बोलता है तुम लोन दो, बोरो का नहीं है, लोन दो या इन्वेस्टमेंट करो। क्या बोला मैंने? लोन दो या इन्वेस्टमेंट करो, बोर्ड रेजोल्यूशन यूनानिमस पास करना पड़ेगा। यानी बोर्ड मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर है सबने क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो जाके होगा। मेजॉरिटी विंस नहीं है उसमें भी। मतलब इमेजिन करो अगर अभी ये इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे को पता क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस रेजोल्यूशन। तो ये आपको देखना पड़ेगा कैसे रहेगा। ठीक है मालिक, आई डू थिंक यू गॉट द पॉइंट नाउ। ओके, तो अभी आप है ना 4 को अलग से याद रखो, लेकिन 4 के पहले बोर्ड मीटिंग आएगा कि नहीं आएगा डिस्कशन मत करो, क्योंकि ये कौन से सेक्शन में वो ट्रैक होगा वो आपको देखना पड़ेगा। 180 तो कुछ नहीं है, 180 साइलेंट है। 180 क्या बोल रहा है? 180 बोल रहा है कि हम जो बोर्ड है ना उस पर ये 4 चीजों में रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं एसआर हो। उसने नहीं बोला बोर्ड मीटिंग हो, हमने खाली क्या बोला? एसआर। अगर इसको बोर्ड मीटिंग में डालना होता तो वो इसमें डालते ना फिर, और इसमें डाल के फिर लिखते थे इधर ये 4 में एसआर जाओ। तो ये सेक्शन ही अलग है जिसका एसआर का रिक्वायरमेंट है खाली, तो इस एसआर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है मालिक, तो मेरे ख्याल से सेकंड तो क्लियर ही हो गया। मेरे को बताओ एमएलगेशन से पैसा आया, एमएलगेशन से पैसा आया, कान खुले, एमएलगेशन से पैसा आया, इन्वेस्ट किया, अगर वो ट्रस्ट में किया, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। क्या पास करने की जरूरत नहीं है? एसआर। मतलब आपको बाकी दूसरे पास करने पड़ेंगे, वो रिजोल्यूशन आप देखो दूसरे सेक्शन के। 180 के हिसाब से कुछ नहीं है, 180 से बाहर हो जाओ तुम मेरे ख्याल से झेपा। लेकिन अगर तुमने ट्रस्ट सिक्योरिटी के अलावा कहीं और इन्वेस्ट किया है तो तुम्हें किससे पूछने पड़ेगी? किससे पूछना पड़ेगा? पड़ेगी बोल रहा मां कसम, कैसा लैंग्वेज हो गया भाई मेरा। किससे पूछना पड़ेगा? एसआर, मतलब मेंबर से पूछना पड़ेगा, और एसआर पास करेगा तो ही तू इन्वेस्ट कर पाएगा, अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। आई थिंक क्लियर? ठीक है, फिर पहला वाला पॉइंट की बात करते हैं। पहला वाला रेस्ट्रिक्शन, मेरे ख्याल से रेस्ट्रिक्शन अभी क्लियर हो रहा है 180 का। ओके, पहला पॉइंट बोलता है सेल करो, सेल करो, सेल करो, लीज पे दो, और अदरवाइज। 3 वर्ड दिए, क्या क्या बोला है? सेल, लीज और अदरवाइज। सेल, लीज और अदरवाइज। और अदरवाइज जो है ना, अभी मैं ज्यादा पंचायती नहीं करूंगा इस पे, मैं लेक्चर में तो फुल पंचायती करता है इस पे, पर ये एजस्तम जनरिस करके कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। यानी इसका मतलब इसका मतलब इन शॉर्ट एकदम बता दूं, जब अदरवाइज लोगे तो अदरवाइज को कंटेक्चुअली लेना, सेल और लीज के कंटेक्स्ट में, सेल और लीज के कंटेक्स्ट में ही अदरवाइज होना चाहिए। ओके, एग्जांपल मॉर्गेज रखा तो नहीं आएगा इसमें, मॉर्गेज नहीं आएगा, गिफ्ट दिया नहीं आएगा। ये अदरवाइज किस कंटेक्स्ट में यूज होना चाहिए? सेल और लीज, इसी के कंटेक्स्ट में। इसको बोलते हैं अपन एजस्तम जेनेरिस। तो इसके ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं, अदरवाइज मतलब सेल, मॉर्गेज भी रखा तो भी इसमें आ जाएगा, अरे गिफ्ट भी दिया तो इसमें आ जाएगा। नहीं नहीं भाई, ये सेल और लीज के कंटेक्स्ट में होगा। अब सर सेल और लीज में हमने क्या किया है? ओके, सेल और लीज में या तो आपने कोई आपकी एक अंडरटेकिंग सेल और लीज पे दी है, या सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग दी है, सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग दी है। मैं क्या बोल रहा हूं? 2 चीज, होल अंडरटेकिंग दी है, होल अंडरटेकिंग दी है, या सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग दी हुई है। 2 वर्ड आ गया, यानी नया आया। अभी क्वेश्चन आता है सर अंडरटेकिंग मतलब क्या? तो इसीलिए एक्ट ने इसको एक्सप्लेनेशन में डाला है। एक्ट ने बोला है हम अंडरटेकिंग को डिफाइन कर देंगे। हम अंडरटेकिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? हम अंडरटेकिंग को डिफाइन इस तरह से करेंगे, हम बोलेंगे अंडरटेकिंग मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट आपका जो आपका 20% से ज्यादा नेटवर्थ हो। जिस अंडरटेकिंग में आपका 20% से ज्यादा नेटवर्थ लगा हो, आपका नेटवर्थ निकालो, अगर 100 रुपये है तो 20 रुपये से ज्यादा कुछ अंडरटेकिंग है और वो आप बेच रहे हो, तब आपको क्या लगेगा? एसआर लगेगा। एग्जाम्पल लेता हूं, एकदम 5-6 एग्जाम्पल है, लेकिन आप इसको समझने के लिए लीजिए। 100 रुपीज का है, 100 रुपीज का 20% नेटवर्थ कितना होता है? 20। और मेरी कार है 30 की, कार है मेरी 30 की, और मैं कार अब बेचना चाहता हूं, तो 100 रुपीज का 30 रुपीज में बेच रहा हूं, विच इज ए होल ऑफ अंडरटेकिंग। प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स अगर मैं बेच रहा हूं और वो कितना है, उसमें इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 20% ऑफ नेटवर्थ, तो इस केस में मुझे क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? उसका सेल और लीज। लेकिन अगर मैं मॉर्गेज कर रहा हूं तो जरूरत नहीं है, गिफ्ट दे रहा हूं तो जरूरत नहीं है, मैं खुद डिसाइड कर लूंगा। प्लीज मेक इट श्योर ये क्लियर है। ओके, तो मेरे को बताओ व्हाट इज द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ अंडरटेकिंग? द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 20% ऑफ नेटवर्थ, और दिया है, और जो आपको रेवेन्यू जनरेट करता है विच इज ग्रेटर देन 20% ऑफ टोटल इनकम। यानी आपका इनकम का टोटल 20% ऑफ टोटल इनकम इससे जनरेट होता है। यानी एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, आपका एक मशीनरी इक्विपमेंट है जिसमें आपका टर्नओवर बनता है, कुछ होता है, तो आपका कैलकुलेशन वैसे होगा, क्या इस यूनिट से हमें 20% से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो हमको बेचना है, तो लीज पे करना है, तो हमको सोचना पड़ेगा सर इसको कैसे और मोर क्लियर कैसे कर सकते हैं। ऐसा टाटा में आप देखोगे टाटा पावर है,
ओके, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज है, टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स में हम 3 कार लेते हैं, टाटा हैरियर, टाटा AIG करके कुछ होगा, और टाटा अल्टुरास मेरी महिंद्रा का है, अल्ट्रूस, ये 3 कार लेते हैं। ओके, अब टाटा डिसाइड करता है टाटा हैरियर सेल ऑफ कर देते हैं। नाउ इट इज अंडरटेकिंग और नॉट, हाउ यू विल डिसाइड? दे आर सेइंग टाटा हैरियर जो वाला प्लांट है, टाटा हैरियर वाला प्लांट है, लॉस हो रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, हमको बेचना है। बेचना मतलब सेल या लीज पे करना है। तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, वेदर इट इज अंडरटेकिंग और नॉट, वेदर आई रिक्वायर SR और नॉट? तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स का 100 नेटवर्थ रहेगा, 100 का 20% क्या है, तो 20 रुपीज़। क्या टाटा हैरियर से 20 वाला अमाउंट आ रहा है क्या? उससे ज़्यादा है तो फिर अंडरटेकिंग होगा, और अगर उससे कम है तो दूसरा कैलकुलेशन क्या करोगे, टाटा हैरियर का सेल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20% ऑफ टोटल टर्नओवर से ज़्यादा। गॉट द एग्जांपल नाउ? ये प्लांट एंड मशीनरी के कंटेक्स्ट में आप ऐसे देखो, फिर वो एक अंडरटेकिंग मतलब यूजुअली अंडरटेकिंग कब होता है मालूम है क्या? जब वो बहुत सारी अंडरटेकिंग मेरे पास होती है। क्लियर मालिक? तो आपको SR लगेगा, अगर उससे कम है तो SR की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, आप जब छोटे छोटे एसेट बेचोगे, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अब यानी एक एसेट है जिसका वैल्यूएशन सिर्फ 2% है या 3% है, ओके, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। किसको पूछने की जरूरत नहीं है? मेंबर्स को। आप खुद बचो, बेचो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर है, हाँ बेचो ना, हाँ करो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप समझे? लेकिन कहीं ना कहीं वो रडार में किधर आएगा मालिक? वो जिस दिन बिकेगा, पूरा वैल्यूएशन आएगा, तब एक पॉइंट जनरल मीटिंग आएगी, जब वो बोर्ड को निकाला जाएगा, बोर्ड ऐसा डिसीजन लेगा। MD ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा। ये रेस्ट्रिक्शंस कैसे होंगे, क्या होंगे, कुछ बेनिफिट ऑफ कंपनी है कि नहीं है, ये दिखा जाएगा। कंट्रोल मैकेनिज्म है इस पे ऊपर, टेंशन मत ले। बट टू द एक्सटेंट कंपनी की खुद की पॉलिसी होगी ना, बेचने का मन किया तो MD जाके बेच के आएगा। मेरे पास जैगुआर कार है, मैं रास्ते में बेच के पैसा ले लूंगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, आप समझ लो। पर हम क्या बोल रहे हैं कि मेंबर को कब पूछना है वो डिस्कस किया। तो अंडरटेकिंग का डेफिनेशन समझ में आ गया। और इसको ये अंडरटेकिंग का भी अगर ये अंडरटेकिंग आ गया आपका, और अंडरटेकिंग का भी 20% ऑफ वैल्यू के ऊपर अगर कुछ बेचना रहा, ओके, इसको बोलते हैं सब्सटेंशियली होल ऑफ अंडरटेकिंग। यानी अभी टाटा हैरियर का मुझे कुछ, टाटा हैरियर इज, पहला क्वेश्चन आएगा, टाटा हैरियर इज अंडरटेकिंग और नॉट, ये क्वेश्चन बात करते हैं। टाटा हैरियर इज अंडरटेकिंग और नॉट, ये क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। टाटा हैरियर इज अंडरटेकिंग और नॉट, आपका आंसर क्या रहेगा? टाटा हैरियर अंडरटेकिंग है कि नहीं? कैसे डिसाइड करोगे? 20% ऑफ नेटवर्थ का कैलकुलेशन करो या 20% ऑफ रेवेन्यू करो। अगर ये है ही नहीं ना, तो सब्सटेंशियल होल में जाओ ही मत। सब्सटेंशियल होल अंडरटेकिंग कब आएगा? जब वो अंडरटेकिंग होगा। जब तक वो अंडरटेकिंग ही नहीं होगा, तब तक सब्सटेंशियल होल अंडरटेकिंग नहीं आएगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप अंडरटेकिंग नहीं बेच रहे हो, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट बेच रहे हो। तो पहले डिस्कशन आ रहा है वो अंडरटेकिंग क्या है, 20% है कि ऊपर है क्या? हाँ है। अब वो 20% जो अमाउंट है उसका 20% करो। अगर उसके ऊपर बेच रहे हो तो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी टाटा हैरियर का आपने कुछ एक पोर्शन को सेल आउट कर दिया, टाटा हैरियर पूरा नहीं सेल आउट किया, लेकिन एक पोर्शन कुछ सेल आउट कर दिया या लीज पे दे दिया। ओके, तो आपने सोचा कि नहीं है, तो आपको वो क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? 20% ऑफ अंडरटेकिंग की वैल्यू निकालो। यानी एग्जांपल 100 है, टाटा हैरियर का 50 आ रहा है, और टाटा हैरियर पूरा नहीं बेच रहा हूं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इज टाटा हैरियर अंडरटेकिंग और नॉट? मैं बोल रहा हूं 100 रुपीज है, 100 का 50 रुपीज इज टाटा हैरियर। तो अब मेरा क्वेश्चन है, इज टाटा हैरियर अंडरटेकिंग और नॉट? वी आर नॉट सेलिंग होल ऑफ द अंडरटेकिंग, बट वी आर सेलिंग कुछ पोर्शन ऑफ अंडरटेकिंग। नाउ दैट पोर्शन ऑफ अंडरटेकिंग इज सब्सटेंशियली होल और नॉट, दिस इज व्हाट वी नीड टू डिसाइड। ओके, तो अभी 50 आया। अब मैं बोल रहा हूं एक 7 रुपए का ही बेच रहा हूं, 7 रुपीज का ही सेल कर रहा हूं। नाउ इज इट सब्सटेंशियल होल ऑफ अंडरटेकिंग? नो, बिकॉज इट इज नॉट 20% ऑफ वैल्यू। लेकिन मैं बोल रहा हूं 20 रुपए का बेच रहा हूं, इज इट सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग? यस, देन आई नीड टू टेक एन अप्रूवल। 50 का 20 का अंडरटेकिंग का 20 है ना, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग। हाँ, तो पहले आपको अंडरटेकिंग, पहला क्वेश्चन ये होगा अंडरटेकिंग है या नहीं है। आपका हाँ आता है, फिर आगे सब्सटेंशियली है। तो इसमें दो चीज बेची जा रही है। दो चीज क्या बेची जा रही है? या तो अंडरटेकिंग बेचा जा रहा है या सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग बेचा जा रहा है। मेरे ख्याल से अभी दोनों क्लियर है, ठीक है। तो इस पर ज्यादा हेडेक नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज अपन नोट करेंगे मालिक, एक चीज पूरी तरह नोट करेंगे मालिक। ओके, और वो ये है कि यहां पर सेल और लीज होगा। सर मॉर्गेज नहीं आएगा, गिफ्ट नहीं आएगा, केस लॉ है। मॉर्गेज इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। यानी अगर मॉर्गेज किया है तो मुझे एसआर पास करना पड़ेगा? नहीं। अगर मैंने गिफ्ट दिया है, पास करना पड़ेगा एसआर? नहीं। दैट इज माई पावर इन बिल्ट। ऐसा है। तो उसके ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म है कि नहीं है, वो आगे के प्रोसीजर है, उसके ऊपर अभी हेडेक मत करो। अभी अपन सेक्शन के हिसाब से जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेक्शन। आप बोलोगे सर फिर तो अपने को सब समझने के बाद फिर अपन इंटीग्रेट करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या था?
तो पहला वर्ड कैसे याद रखोगे? पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? किसको? सेल और लीज और अदरवाइज ऑफ अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग। मेरे ख्याल से क्लियर? फ्रीज करे। और अंडरटेकिंग क्या है उसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में दिया तुमने। सेकंड पॉइंट ऑलरेडी क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? अमालगमेशन का पैसा आया, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ड्यू टू अमालगमेशन। ओके, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ड्यू टू अमालगमेशन। ओके, वेदर इट इज इन्वेस्टेड इन ट्रस्ट सिक्योरिटी नो प्रॉब्लम, इफ इट इज इन्वेस्टेड अदरवाइज देन यू नीड टू पास एन एसआर। क्लियर? तीसरा बोरो मनी आ गया, तीसरा समझ में आया? ओके, तीसरा मनी बोरो मनी आया। ओके, 185 और 186 किसके लिए था? 185 186 इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बट अपन ने बात किया ना बोरो का क्या है? 180। एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कान खुले, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर जो पैसा ऑलरेडी बोरो किया है प्लस जितना और बोरो करने वाले हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कान खुले, ओके, जितना पैसा ऑलरेडी बोरो किया है और जो और बोरो करने वाले हैं, ये टोटल मिलके, ये टोटल बोरोइंग, यानी यहां पर ओके टोटल बोरोइंग इज एक्सीडिंग पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। ओके, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। यानी हाउ मच बोर्ड कैन बोरो, हाउ मच बोर्ड कैन बोरो, कितना बोर्ड बोरो कर सकता है? बोर्ड कितना बोरो कर सकता है? इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके ऊपर बोरो करना रहा तो किससे पूछना पड़ेगा? ऐसे। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया? यानी बोरो जब करना रहा तो बोरोइंग की लिमिट अपनी नेटवर्क जितनी है, नेटवर्क के ऊपर जितना भी बोरो करना रहा तो किससे पूछना पड़ेगा? मेंबर्स। और मेंबर में भी खाली ओआर नहीं है, एसआर है। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? आई डू थिंक फ्रीज है ये, हाँ या ना? लेकिन ये टोटल बोरिंग जब मैं बोल रहा हूं तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना। जब टोटल बोरिंग की बात की थी मैंने, टोटल बोरिंग मतलब क्या? जो ऑलरेडी बोरो किया है प्लस करंट बोरिंग, ये दोनों मिलके। ओके, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं क्लियर कर देता हूं, और इसमें और एक 2-3 पॉइंट आएंगे। ओके, जिसको ये लास्ट पॉइंट है जिसमें आपको दिमाग टेक्निकली डालना पड़ेगा। ठीक है, बोरोइंग्स की बात करते हैं। बोरोइंग्स की बात करते हैं। बोरोइंग्स, ओके, लेट एज्यूम हमने ऑलरेडी 100 रुपीज बोरो किया है और हमें 120 और बोरो करना है। दिस इज न्यू बोरोइंग, दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरोइंग। ये समझ में आया? ठीक है, तो अभी टोटल बोरोइंग कितना हुआ? 220। नाउ 220 शुड नॉट बी ग्रेटर देन पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। 120 100 मत करना या 120 मत करना। ओल्ड बोरिंग प्लस न्यू बोरिंग विच यू आर बोरिंग, वो दोनों मिलने के बाद ऐसा। समझा? अभी इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन कर रहा था ना मैं क्लास में, तो मैं बहुत अच्छे से इस पे और डिस्कशन करता, लेकिन अभी ब्रीफ में आपको जिसमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए। आंसर लिखते वक्त दिमाग फोड़ी मत करना। ओके, मैं आपको बताऊं कितना है मेरा टोटल, कितना है? 220। ओके, और मेरा इधर टोटल ये समझो पेड अप शेयर कैपिटल सब मिला के 180 है और 220। इज 220 ग्रेटर देन 180? आंसर इज यस। ओके, अब मेरे को बताओ, डू आई रिक्वायर एन एसआर और नॉट? अभी आपका दिमाग क्या चलेगा? अपना शैतानी दिमाग। अपन क्या बोलेंगे? एसआर तो मतलब एसआर कितने अमाउंट के लिए होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को बताओ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरिंग कितना था? 100, और मेरी लिमिट कितनी थी? 180, यानी 80 तो बिना पूछे बोरो कर सकता हूं। नहीं समझा? 100 मैंने ऑलरेडी बोरो किया था और 180 मेरी लिमिट है, तो मैं कितना बिना पूछे बोरो कर सकता हूं? तो आपका दिमाग चलेगा, सर एक काम करते हैं इस केस में, क्योंकि मेंबर को काहे के लिए लाने का पिक्चर में, 80 बोर्ड ही खुद बोरो करेगा और 40 एसआर। ऐसा गलत, पूरे के लिए एसआर लगेगा। पूरा मतलब 120। हाँ, आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है 80 अलग है 40 अलग है, तो फिर आप डिफाइन करो 80 के लिए एसआर लेने की जरूरत नहीं है, 40 के लिए। लेकिन क्वेश्चन तो 120 का दिया ना मेरे भाई। अलग कर दिया तो मैंने अलग नहीं किया, तू दिमाग लगाएगा कि अरे सर एक काम करो 100 है, तू दिमाग लगाएगा, 120 को तू डिवाइड करेगा। मैं ये बोला अलग अलग देगा तब ना, अलग अलग एग्जाम में नहीं देगी ना, उनको तो वही तो चाहिए तू ट्रैप हो। इसके लिए तो एग्जांपल समझाया, नहीं तो ये समझाते बैठता थोड़ा ना मैं। ये समझाया क्यों है मैंने, ये समझ में आया? ये समझाया क्यों है? ये समझाने का कारण ये है कि तुम ये ज्ञानबाजी मत करना। मेरा अपना चार्टेड अकाउंटेंट का दिमाग, अपन तो जिधर पैसा बचे, जिधर जो बचे ना माँ कसम, उधर जो जो ये रहेगा, तो इधर ये अपन ज्ञान देने लग जाएंगे। ये चीज इधर नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ये वाला बोरिंग मनी में आएगा, पक्का क्लियर? अब बोरिंग मनी में एक छोटा सा पॉइंट। ओके, क्या सर बोरो मनी कर रहे हैं हम लोग, शुड आई कंसीडर ओनली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बोथ। तो यहां पर जो बोरो मनी कर रहे हैं ये इट इंक्लूड सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड। मेरे ख्याल से ये समझ में आया?
ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ओके, यहां पर कुछ तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन किसने, बैरेक ने दिया है, तो एक्सप्लेनेशन सर क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर कोई पैसा आपने ओके 6 मंथ्स पे पेएबल पे लिया हुआ है, 6 मंथ्स पे पेएबल, यानी आपने अभी लिया और कितने महीने में पे करना है, 6 महीने या उससे कम में, यानी द अमाउंट विच यू हैव बोरोड इज नीड टू बी पेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स और लेस, दिस नीड नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस पॉइंट, ये एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब ये कैसे हो गया, अगर आपको थोड़ी देर पहले याद है तो वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल जैसा लिया ना तुमने, तो अगर आपने कोई टर्म लोन लो या जो भी लो, लेकिन 6 महीने का ही है, 6 महीने का पेंडिंग है, ऐसा नहीं, कान खुले गड़बड़ मत करना, 6 महीने का पेंडिंग है वो नहीं एक्सक्लूड करने का। अगर अभी जो नया लोन ले रहे हो, अगर वो खाली 6 महीने में चुकाना है या 4 महीने में चुकाना है, तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए, मतलब उसके लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर एग्जांपल इस केस में मैं बोलता ये 120 जो ले रहे हैं हम लोग, एंड दिस नीड टू बी पेड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसआर। आई डू थिंक समझ में आया, तो याद रखना है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक ट्विस्ट है, अगर ये 6 महीने के नीचे चुकाना है, लेकिन ये पैसा तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ये तो समझ में आना चाहिए ना, तुमने किसके लिए किया एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट ए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ में आया, तो यहां पर 6 मंथ्स पेएबल है, तो दिस नीड टू बी एक्सक्लूडेड, बट इफ इट इज यूज फॉर विच पर्पज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस नीड टू बी इंक्लूडेड। भारत माता की जय। आई डू थिंक सबको क्लियर अभी, एनी डाउट क्लियर मालिक, पक्का ये क्लियर रखे, तो यहां पर ये कहानी खत्म हो जाती है, इसके ऊपर कोई दिक्कत, यही मेन पॉइंट है इसमें से। तो मेरे को बताओ बोरो मनी कितना कर सकता हूं, हाउ मच टू बोरो मनी, आई कैन बोरो अप टू एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। और फ्री रिजर्व, जब मैं बोल रहा हूं फ्री रिजर्व, रीवैल्यूएशन वैल्यूएशन कुछ नहीं उठाओगे सालो, वाट लगा देंगे, फ्री, हाँ जनरल रिजर्व, मेनली जनरल रिजर्व, बस बाकी सब रिवैल्यूएशन एंड अदर थिंग्स, वो रिडेम्पशन रिजर्व कुछ मत लेते बैठना, वो फ्री रिजर्व नहीं है। मतलब नहीं तो कैलकुलेशन में डालोगे रिजर्व दिख रहा ना सर, डालो रिजर्व में, नहीं तो मां कसम ये क्वेश्चन आने की संभावना, इसलिए मैंने ये सब टोटल बताया, मैंने ये एग्जांपल मैंने क्वेश्चन की वजह से बताया। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आया 180 में ना, मां कसम बोल रहा हूं यही आएगा 180 में, और ये क्वेश्चन आएगा कि इधर एसआर चाहिए या नहीं चाहिए, और आपको ये भी दिया जाएगा कि 6 महीने के लोन रिपेबल है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इट इज नॉट यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो भले 1 महीने में चुकाना है, फिर भी अपने को लेना पड़ेगा लिमिट में। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर, मेरे ख्याल से फ्रीज करे। एंड लास्ट पॉइंट, अगर डायरेक्टर से कोई पैसा आना बाकी है, कोई डेब्ट ड्यू है, किससे डेब्ट ड्यू है, डेब्ट ड्यू है किससे, ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर, ओके डायरेक्टर, ओके ये टाइम लिमिट बढ़ाना है तो एसआर लगेगा। क्या बढ़ाना है, टाइम लिमिट इंक्रीज करना है तो क्या लगेगा बेटा, एसआर लगेगा। अभी पहले दिमाग में क्लियर रखने ना, पहला पॉइंट है सर इसका मतलब डेब्ट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर मतलब क्या इसका मतलब हमने लोन डायरेक्टर को दिया है, आंसर इज पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 185 जो हम लोग कल पढ़ेंगे क्लियर कट रेस्ट्रिक्ट करता है कि डायरेक्टर को लोन नहीं दिया जा सकता। डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ सब्सिडी कंपनी लोन नहीं दे सकते, रेस्ट्रिक्शन है। 185 में देखेंगे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, अपन 185 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, तो डायरेक्टर को लोन ही नहीं दे सकता। तो सर फिर ये ड्यू के लिए इंक्रीज करना मतलब कौन सा, सर मेरा क्वेश्चन क्लियर है, सुन लिए और दिमाग में रख लो। सर इसका मतलब क्या डायरेक्टर से हम लोग, क्या डायरेक्टर के साथ सेल्स परचेज का ट्रांजेक्शन हो सकता है, आंसर इज यस, और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगा। इसीलिए अब मेरे को बताओ, अगर डायरेक्टर को मैंने कुछ सेल किया है तो डायरेक्टर से क्या पैसा आना बाकी है ना, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसका इंक्रीज किया टाइम लिमिट, सबको हम लोग 3 महीने का देते तो डायरेक्टर को भी 3 महीना दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम डायरेक्टर बोल रहे हैं 3 महीने में नहीं चुका पा रहा हूँ, 4 महीना और 1 महीना दो, अब और 1 महीना देना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, बस खत्म। लोन को कंसिडर ही मत करो, लोन पॉसिबल ही नहीं है इस केस में, लोन दे ही नहीं सकता। आई डू थिंक समझ में आया, क्लोज कर इसको, बस 180 की रेस्ट्रिक्शन खत्म। अब 180 में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 180 का मैंने तेरे को सारा का सारा बता दिया है। तो 180 का मेरे को बताओ सबसे पहला पॉइंट किसको एप्लीकेबल नहीं है, 180 प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। 180 में क्या चाहिए, एसआर चाहिए बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। मेरे को बताओ एसआर ले लिया, इसका मतलब फाइनल है क्या, फाइनल है क्या, अल्टीमेट पावर रिसाइड विद हुम, बोर्ड और शेयर होल्डर, बोर्ड, ओके ये दिमाग में रख लेना। अब यहाँ पर कितनी चीजें, 4 नाम बताओ मेरे को, सेल करना, लीज में देना और अदरवाइज क्या क्या, अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट है ओके इन्वेस्ट, अमलगमेशन से जो पैसा आया है उसको क्या करना, इन्वेस्ट करना इन
ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा अदरवाइज। तीसरा सिनारियो, ओके, आपने बोरोइंग करना जिसमें आपकी करंट बोरोइंग प्लस न्यू बोरोइंग मिला के इज एक्सीडिंग पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन इसका कैलकुलेशन करते वक्त आप वर्किंग कैपिटल वाला लोगे नहीं, जिसको नाम दिया गया है 6 मंथ्स। इसमें वर्किंग कैपिटल नहीं बोला है, 6 मंथ बोला हुआ है। 6 मंथ में अगर कोई पैसा चुकाना है तो आपको इसको में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, मतलब इंक्लूड मतलब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 6 मंथ वाला कम से ज्यादा चुकाने वाला अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा। और ये होने के बाद आपके लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर डेब्ट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर है उसमें डेट्स बढ़ानी है तो आपको पूछना पड़ेगा। किसको पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर को। मेरे ख्याल से क्लियर है? फ्रीज करे तो मेरे ख्याल से 179 180 कोई दिक्कत नहीं ना, बिकॉज मैंने सारी चीजें बताई, मतलब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं, केस स्टडी भी कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा हुआ है। बस ये पॉइंट है कि अपन ने थोड़े से मतलब वो उसको रैप किया हुआ बरोबर वे से। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली सब लिंक हो गया अभी। तो मेरा क्वेश्चन है 179 में मुझे क्या मिला? पावर मिले, पावर मिले। तो पर एक्सप्लिसिट पावर है ही नहीं, एक्सप्लिसिट पावर है ही नहीं, तो हमें बताया गया कि क्या क्या तुमने नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 180 में बताया ये करने के पहले मेंबर्स के पास जाना चाहिए। क्लियर है? 181 182 183 ये तीनों कॉन्ट्रीब्यूशन के सिनारियो है, ये तीनों अपन खत्म करेंगे, यहाँ तक अपना टारगेट रहेगा आज का, ठीक है। 181 क्या बोलता है? 181 बोलता है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को तुम चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन को पैसा दे सकते हैं क्या? आंसर इज यस। कौन किसकी बात चल रही है? पावर किसकी है? सब बोर्ड के। तो बोर्ड तुम्हारे पास पावर है, तुम चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन को पैसा दे सकते हो, कितना दे सकते हो इस पे लिमिट में ध्यान रखना है। तो ये लोग क्लियर बोलते हैं कि द जो अमाउंट विच कैन बी गिवन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय बोर्ड इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ओके, एंड दिस नेट प्रॉफिट इज एन एवरेज नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। यानी आपको जो चैरिटेबल को देना है पैसा, उसका कितना पैसा दे सकते हो? 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी 3 साल का जो नेट प्रॉफिट होगा उसको कैलकुलेट करो, 1 साल 2 साल 3 साल, और उसको डिवाइड बाय 3 करो, और जो अमाउंट आ रहा है उसका 5% निकालो, और वो 5% तुम दे सकते हो। तो इसका मतलब 5% के ऊपर नहीं दे सकता, दे सकते हो, लेकिन 5% के ऊपर देना है तो क्या पास करना पड़ेगा? SR नहीं, सॉरी, OR नहीं, SR नहीं, SR होता तो ऊपर में होता, यहां पर क्या पास करना पड़ेगा? OR मतलब किस में जाएगा? ये जनरल मीटिंग में। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? दैट्स इट, ये हो गया चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। इसमें 1-2 पॉइंट मैं फटाफट बता देता हूं। पहला पॉइंट, सर व्हाट इफ लास्ट 3 इयर्स लॉस है? लास्ट 3 ईयर लॉस है, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ओआर लेकर तो कर सकते हैं। हाँ, OR का तो छोड़ देना, बोर्ड नहीं कर सकते ना, इसका मतलब बोर्ड खुद, अरे मेन तो डिस्कशन तो फिर खुद का ही चल रहा है ना रे। OR लेके तो जो करना करो ना, फिर OR लेके पूरा पैसा दे दो चैरिटी पे, OR लेके तो पूरा पैसा दे दो, तुमको क्या करना है? OR के बिना में बात कर रहा हूं, समझा? ठीक है सर, व्हाट इफ 2 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का 2 साल का लॉस है और 1 साल का प्रॉफिट है, तो जो 1 साल का प्रॉफिट है उसको बेस लिया जाएगा लास्ट ईयर का। आप ये समझ लो, ऐसा नहीं होगा कि लॉस माइनस प्रॉफिट, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। ओके, एवरेज कब किया जाता है? जब 1 से ज्यादा होगा, माइनस नहीं कर रहे अपन, एवरेज कर रहे हैं, तो एवरेज आउट में माइनस नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना, ये क्लियर कट है, ये इन्होंने ये दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर बाई चांस आपका ऐसा है कि 3 साल का प्रॉफिट है तो एवरेज करो, 3 साल का प्रॉफिट नहीं है, 2 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है, 2 साल का प्रॉफिट है 1 साल का लॉस है, तो 2 डिवाइड बाय 2 करो, प्रॉफिट को इंक्लूड करें, लॉस को इंक्लूड मत करो इसमें। और अगर 2 साल का लॉस है और 1 साल का प्रॉफिट है तो वो 1 साल का जो प्रॉफिट फिगर है उसको मल्टीप्लाई बाय 5% करो, और 3 साल का लॉस है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली OR ही लेना पड़ेगा अगर आपको चैरिटी में देना है तो। डन मालिक? क्लियर? ये हो गया। और ये होने के बाद अब आते हैं अपने मेन सेक्शन पे 182, एंड दैट इज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ठीक है मालिक, इधर तक किसी को दिक्कत नहीं ना मालिक? पक्का समझ में आ रहा है सब? ये एक 10 मिनट ही है तो इसको कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को, एक 10-15 मिनट में हो जाता है ये वाला, मतलब लंबा नहीं। अरे किधर गया भैया एरो? ठीक है मालिक? ओके सर, अब आता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले एक बार ध्यान रख लेना, प्रोहिबिशन दिया हुआ है, सेक्शन ने डायरेक्टली प्रोहिबिट दिया है कि गवर्नमेंट कंपनी और जो कंपनी 3 साल से कम में एग्जिस्टेंस में है, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट कंपनी और द कंपनी विच आर लेस देन 3 इयर्स इन एग्जिस्टेंस, वो कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कंपनी जिंदगी में नहीं कर सकती, जिंदगी भर नहीं कर सकती, और दूसरी कोई कंपनी है अगर वो 3 साल से कम में एग्जिस्टेंस में है वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। पहला आंसर है प्रोहिबिशन का। तो प्रोहिबिशन में अपने दिमाग में रख लेना, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ कि बेसिक आंसर है तो इसमें मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्या मतलब पानी पी के कर लिया तो कर लिया, वो स्पीड के ऊपर मेरे। तो पहला पॉइंट ये है प्रोहिबिशन, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो विच कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फॉर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन? गवर्नमेंट कंपनी एंड द कंपनी विच आर इन एग्जिस्टेंस लेस देन 3 ईयर्स। तो मतलब मेरे को बताओ 3 साल के ऊपर जो कंपनी हो चुकी है क्या वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है? आंसर इज यस। उसके बाद दिया प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर एकदम सिंपल है, बोर्ड मीटिंग में आपको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना है। और ये आंसर कहां से आया आपको? बोर्ड मीटिंग का। अगर आपको याद होगा तो आपको यहां से याद आना चाहिए,
याद आया 179(3) में अपन ने क्या बोला था रूल्स में, क्या चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। कैसे होगा, बोर्ड मीटिंग, यानी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं है, एमडी नहीं है, यानी बोर्ड मीटिंग में होगा और वो डिसाइड करेंगे कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का प्रोसीजर सिंपल है, कहां पर होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब 2-3 चीजें इसमें ये लोग बोलते हैं, सर डोनेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो मैं समझ गया, यानी एग्जांपल मैंने बीजेपी को दिया या कांग्रेस को दिया। व्हाट इफ मैंने आरएसएस को दिया, आरएसएस इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। तो सर इस केस में क्या होगा, अगर कोई पार्टी है जो पब्लिक सपोर्ट करती है टू दैट पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कान खुले, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक सपोर्ट करती है टू दैट पार्टी, उनको भी दिया तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन डीम्ड होगा, डीम्ड होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया, डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होगा ये, डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। यानी अगर आरएसएस को आप पैसा दे रहे हो और आप बोलोगे नहीं नहीं पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सेक्शन आता ही नहीं है पिक्चर में, 182 आता ही नहीं है, गलत है। 182 बोलता है ये डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। ठीक है सर, एज्यूम करते हैं मैं न्यूज़पेपर एडिटर हूँ, न्यूज़पेपर ओनर हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया अपना है, नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, टाइम्स कुछ तो है अपना भाई, एक तो एक न्यूज़पेपर, एक भाई 80 न्यूज़ अपनी है। ओके और मोदी जी को ऐड करना है, मोदी जी को चाहिए कि भाई अगले दिन का फ्रंट पेज मोदी जी आए और देशवासियों ओके वैक्सीन लगाइए, हमने भी लगा लिया है, आपने भी लगाना जरूरी है और ये हमारे सब लोग के हित में है, ऐसा ऐड करना है, उनको फ्रंट पेज चाहिए। यूजुअली ऐसे सब ऐड के अप्रॉक्सीमेटली फ्रंट पेज के मैं 20 करोड़ चार्ज करता हूं, लेकिन क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो मैं 5 करोड़ उनको डिस्काउंट देता हूं, तो 15 करोड़ है। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, ये 5 करोड़ जो डिस्काउंट दिए क्या ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा? आई डोंट थिंक समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है। मैं यूजुअली कितना ले रहा था, कितना बोला उनको, मोदी जी को कितना बोला, मोदी जी मतलब उनके पार्टी को, मोदी जी तो मैं मिल गया, मोदी जी माफ करना, मोदी जी ओके कितना बोला, 20 था, 20 बोला पहले, तो मोदी जी बोले यार मोदी जी, तो बोला ठीक है 5 कम 15। अब मेरा क्वेश्चन है 5 देखो 15 आया वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, अरे मैंने दिया उनको तो 5 करोड़ मैंने डिस्काउंट दिया ना, क्या ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा? सेक्शन इस पे क्लियर नहीं है, सेक्शन इस पे क्लियर नहीं है। सेक्शन बोलता है केस टू केस देखा जाएगा, फैक्ट टू फैक्ट देखा जाएगा। तो आपको क्या देखना होगा, एग्जांपल, क्या अमित तातेर तो सब लोग को ऐसे 5 करोड़ का डिस्काउंट देता है? नहीं। मैं हाँ बोलता हूं तो ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और मैं नहीं बोलता हूं तो ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको ये डीम्ड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने बताया, मैंने आपको जो बताया ना वो डीम्ड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो डीम्ड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में 2 चीज बताई मैंने। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बताया कि भाई आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन को दिया जो पॉलिटिकल सपोर्ट दे रही है पब्लिकली, उनको है वो डीम्ड होगा। और दूसरा अगर एडवर्टाइजमेंट है, ओके इस केस में आपको कुछ फंड मिले हैं या आपने डिस्काउंट दिया है या आपने एडवर्टाइज दिया उनके पेपर में, जैसे सामना पेपर है, सामना एक शिवसेना का पेपर, तो शिवसेना के पेपर में मैंने अपना ऐड दिया एटी एकेडमी, ओके क्या ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा? केस टू केस। क्या उधर आपने एकदम ज्यादा पैसे दिए या नॉर्मल ऐड के पैसे दिए, वो आपने क्या दिया, उनको सपोर्ट करके बताया हुआ है, तो ये केस टू केस है। तो डीम्ड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए केस टू केस देखा जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर? ओके क्या ये पैसा कैश में दिया जाएगा? माँ कसम मर जाएंगे, तो ये पैसा कैश में नहीं जाना चाहिए। सर कैसा जाएगा? या तो बैंक चेक दो या बैंक ट्रांसफर करो या आप कोई इंस्ट्रूमेंट दे सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो सकता है? इट्स लाइक इक्विटी शेयर्स आप कंपनी के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दे सकते हो या डिबेंचर जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाइए। इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने क्लियर नहीं किया कि कौन से इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने बोला कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप दे सकते हो, यानी रेदर देन ओके आपको ये बोलो और फिर वो लोग शेयर आगे बेचे, वो इंस्ट्रूमेंट आगे बैंक के देवे, फिर बैंक से पैसा लेवे। हम चाहते कि ट्रेल हो, बस इसका ट्रेल होना चाहिए, तो आप इंस्ट्रूमेंट भी दे सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर है, ये कहानी खत्म हो जाती है। ओके क्या ये पीएनएल में डिस्क्लोज होना जरूरी है? आंसर इज यस। पीएनएल में सेपरेट हेड होगा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। और अगर नहीं किया तो यहां पर पनिशमेंट सिंपल है, कंपनी को जो पनिशमेंट होगी वो 5 गुना होगी। यानी अगर आपने 1 करोड़ दिया है तो कंपनी को 5 करोड़ तक की पेनल्टी होगी नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन से। और दूसरा जिसने ये गलती की हुई है उसको कम से कम 6 महीने की सजा और मैक्सिमम 5 साल की सजा, ऐसा कुछ है। ये सिनारियो रहेगा आपके लिए। तो दिस इज समथिंग विच इज 182 वाला पॉइंट। मेरे ख्याल से 182 क्लियर? तो 182 में मेरे ख्याल से चीजें एकदम आसान होनी चाहिए। ओके एवरीबॉडी क्लियर? तो मिनिमम 6 मंथ्स की सजा, सॉरी ऐसा नहीं है, वो भी 5 टाइम्स देगा, और 6 मंथ्स की सजा तक काट सकता है वो। ओके और वो एंड है, मतलब सजा और पैसा दोनों, यानी 5 करोड़ भी देगा और 6 महीने की सजा भी काट सकता है। लेकिन नॉन कंप्लायंस मतलब क्या? उसने कैश में दिया, उसने पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन किया लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया पीएनएल में, उसने बोर्ड मीटिंग का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। क्योंकि ये मेरे को पता पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किस में करना है, एकदम क्लियर ध्यान रखो, मतलब एमडी ने दे दिया, बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन होना चाहिए। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया, बिना पूछे दे दिया, तब एमडी पे कार्रवाई हो सकती है।
नहीं समझ में आया? तो यानी बोर्ड में ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन क्या बोलता है, कैसे होना चाहिए, हाँ कब होगा, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन। अभी यार मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला 20 करोड़ की जगह 5 करोड़ करना है, 15 करोड़ देना है, मैं ऐसे कोई डिस्काउंट किसी को नहीं देता। मेरा क्वेश्चन है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है नहीं है, तो ये पहले बोर्ड मीटिंग में हाँ करवाना होगा फिर करने होगा। यूजुअली डिस्काउंट पॉलिसी एमडी डिसाइड करेगा, लेकिन इस केस में नहीं होगा। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन तो एमडी की लग जाएगी। आईटी समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन पास होना कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी है। और ये इधर से भी नहीं है, उधर रूल्स में भी है, ऊपर सीजी ने रूल्स बनाया हुआ है, इधर लिखा है ना, ये सीजी कंट्रोल कर रहा ना, ये वाला लिखा ना अपन ने, याद आया? याद आया क्या मालिक? पक्का? तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का प्रोहिबिशन मेरे को बता दो, प्रोहिबिशन कौन कौन नहीं कर सकता? 2 कंपनी नाम, कंपनी और जो गवर्नमेंट कंपनी लेस देन 3 years इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। डिस्क्लोज पीएनएल में करो, पनिशमेंट 5 times, 6 months और एंड 5 times। समझ में आ गया? क्लियर मालिक? एंड लास्ट पॉइंट है नेशनल डिफेंस फंड, जितना करना है उतना बीओडी कर सकती है, पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेशनल डिफेंस फंड है, इसमें तो कहीं पर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट्स इट। 180, 181, 182 खत्म, 181, 182, 183 अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर अपनी कहानी खत्म हो जाती है। सो मेरे ख्याल से ये सेकंड कॉन्सेप्ट अपन पूरा खत्म कर चुके हैं, सेकंड पॉइंट भी पावर्स पूरा खत्म हो गया मालिक, मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। तो अपने पास जनरल पावर्स अपन ने पढ़ लिए, फिर बोर्ड मीटिंग पावर्स पढ़ लिए। बोर्ड मीटिंग पावर्स मतलब क्या? नहीं 179 तो जनरल पावर्स में भी है, तो दोनों क्या था? 179 सबसेक्शन 3, परफेक्ट, 179 3 बोर्ड मीटिंग पावर, बोर्ड मीटिंग पावर 10 + 3, याद आया? उसके बाद 180 में कितना आइटम थे? 4, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन में अपने 3 पॉइंट है, जिसमें से कंट्रीब्यूशन तो ज़्यादा हेडेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। मेनली आपका जो होना चाहिए वो सेकंड और थर्ड में काम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है मालिक? ओके, तो कल अपन जब करेंगे तो अपना लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स और ये सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद रिलेटेड पार्टी भी चालू हो जाएगा। तो करना अपन ये दोनों कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ पेंडिंग रहेगा तो डे आफ्टर टुमारो के लिए एक हाथ कॉन्सेप्ट चला जाएगा, मतलब कमिटी तो जाएगा ही जाएगा, रिलेटेड पार्टी का कुछ एक हाथ कॉन्सेप्ट है या 184 है वो जा सकता है, पर तो कल अपना 185, 186 और 188 ये लॉजिकली खत्म करने का पॉइंट रहेगा अपना टारगेट, ठीक है मालिक? चलो आज ये पढ़ के आना मालिक, ये पढ़ लेना ये वाला, उसके बाद ही अगला लेक्चर में तो आप लोग से भी ये पढ़ लेना जो अभी तक पढ़ा हुआ है। मतलब मेनली ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मीटिंग का भी नहीं बोल रहा हूँ, मीटिंग भी ठीक है, मीटिंग पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये पढ़ लेना भाई, क्योंकि इसी के बाद ये चीज़ों में मेरे को समझाने को, लिंक करने को जमेगा मालिक, जमेगा मतलब मज़ा आएगा, जिसमें समझ में आएगा मालिक।